गुड मॉर्निंग, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? चलिए, तो आप लोग जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए और अपन स्टार्ट करते हैं। जो टॉपिक अपन लोगों ने स्टार्ट किया था ट्रेन का, अपन उसी को आगे बढ़ाने वाले हैं। क्लियर? बताइए, पहले अपन ने लास्ट क्लास में कितने क्वेश्चन किए थे, आपको रिमाइंड है? बताइए जरा टाइप करके, कितने क्वेश्चन कंप्लीट किए थे? हमने लास्ट क्लास में क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे, क्वेश्चन नंबर 7। क्लियर? हम क्वेश्चन नंबर 7 तक आ चुके थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 8 से आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना? तो आप लोग अच्छे से क्वेश्चन को रीड करें। मैं अभी क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करने वाला हूँ और अच्छे उसका आप आंसर दें, ठीक है ना? तो चलो आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8। अब आप इसको अच्छे से रीड कर लीजिए, फिर हम इसके सॉल्यूशन पे आते हैं। ओके, चलिए। क्वेश्चन आपको जो गिवन है वो आपके सामने है। क्वेश्चन आपको दिया गया है कि दो स्टेशन ए और बी एक सीधी रेखा में है। 110 किलोमीटर उन दोनों के बीच डिस्टेंस है। एक रेलगाड़ी 7 बजे सुबह ए से चलती है 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से स्टेशन बी की ओर, और दूसरी रेलगाड़ी बी से सुबह 8 बजे स्टेशन ए की ओर चलती है 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। तो दोनों रेलगाड़ी कितने बजे एक दूसरे से मिलेंगे? क्लियर? तो क्वेश्चन आप अच्छे से रीड कर लीजिए। क्वेश्चन अच्छे से रीड कर लीजिए आप। यदि आप लोगों ने क्वेश्चन रीड कर लिया है तो अपन इसके सॉल्यूशन पे आते हैं। तो दो रेलगाड़ियां हैं। देखो, अब हमारे पास एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट आपका बी है। इसको स्टेशन बोल सकते हैं, एक स्टेशन ए और एक स्टेशन आपका बी हो गया। इन दोनों के बीच जो डिस्टेंस है वो कितनी है? 110 किलोमीटर है। 110 किलोमीटर है। अब एक ट्रेन यहां से चलती है और दूसरी ट्रेन यहां से चलती है। जो ट्रेन यहां से चलती है उसका टाइमिंग है 7 बजे, और जो इधर से चलती है इसका टाइमिंग है 8 बजे। यानी कि ये 7 बजे स्टार्ट होगी पॉइंट ए से बी की तरफ, और ये 8 बजे स्टार्ट होगी पॉइंट बी से ए की तरफ। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि हमारे लिए यहाँ पे टाइम इक्वल करना होगा। यानी कि यहाँ पे ये 7 बजे स्टार्ट हो रही है, यहाँ पे ये 8 बजे स्टार्ट हो रही है, तो ऐसा नहीं होगा। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? टाइम इक्वल करना पड़ेगा। इन द सेंस हमको पहले इस ट्रेन को 1 घंटे और चलाना पड़ेगा, तब इसका भी टाइम 8 हो जाएगा और इसका भी टाइम 8 हो जाएगा। फिर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो यानी कि यदि ये ट्रेन 7 बजे चलती है तो यहाँ तक आ जाएगी 8 बजे तक, 1 घंटे चलेगी 8 बजे तक। और इसकी जो स्पीड दी है वो कितनी दी है आपको? 20 किलोमीटर प्रति घंटा। और इसकी स्पीड दी वो कितनी दी है? 25 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये 1 घंटे में कितनी चलेगी? 20 किलोमीटर चलेगी। तो अब इन दोनों के बीच जो डिस्टेंस बची है वो कितनी बची है? 90 किलोमीटर। कितनी बची है? 90 किलोमीटर। अब ये क्वेश्चन सिंपल हो गया। अब आप ये मान के चलिए, मैंने आपको शायद ये फर्स्ट क्लास में न बताया हो कि जब सबसे पहला पॉइंट तो क्या है कि एक ट्रेन दूसरी ट्रेन को क्रॉस कर रही है तो दोनों की लेंथ ऐड हो जाएगी। तो दोनों के बीच में कितनी डिस्टेंस है? 90 किलोमीटर। ये हो जाएगा आपका। प्लस जो इम्पोर्टेंट बात ये है वो ये है कि अब यहाँ पे हमको रिलेटिव स्पीड निकालना पड़ेगा, सापेक्ष चाल। तो याद रखना
जब दो ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन से एक दूसरे को क्रॉस करेंगी तो उनकी स्पीड हमेशा प्लस होगी। कब? जब दोनों विपरीत दिशाओं में एक दूसरे को पार कर रही होंगी तब उनकी स्पीड होगी वो क्या हो जाएगी? ऐड हो जाएगी। और यदि दोनों सेम डायरेक्शन में चल रही हो, सेम डायरेक्शन का मतलब है कि एक ट्रेन दूसरी ट्रेन को ओवरटेक कर रही हो, तो उस केस में आपका जो स्पीड होगा वो क्या हो जाएगा? दोनों का माइनस हो जाएगा। ये दोनों पॉइंट आप लोग रिमाइंड रखिए, आपके ये रिलेटिव स्पीड के दोनों पॉइंट होते हैं। क्लियर? यानी कि जब एक ट्रेन दूसरी ट्रेन को अपोजिट डायरेक्शन से क्रॉस करेगी तो उस केस में स्पीड प्लस हो जाएगी। जब दोनों ट्रेनें एक दूसरे को ओवरटेक करेंगी यानी कि सेम डायरेक्शन में चलेंगी, उस केस में उनकी स्पीड क्या हो जाएगी? आपकी प्लस हो जाएगी। ठीक है, तो माइनस हो जाएगी। तो अब हम यहाँ पे देख पा रहे हैं इन दोनों के बीच दूरी कितनी बची? 90 किलोमीटर। अब ये ट्रेन भी 8 बजे स्टार्ट हो रही है और ये ट्रेन भी 8 बजे स्टार्ट हो रही है। अब दोनों का टाइम इक्वल हो चुका है। अब हम क्या करेंगे? रिलेटिव स्पीड निकालेंगे। रिलेटिव स्पीड कैसे आएगी? दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हैं तो दोनों की स्पीड क्या हो जाएगी? प्लस हो जाएगी। यानी कि 25 किलोमीटर प्रति घंटा इसका और 20 किलोमीटर प्रति घंटा इसका, यानी टोटल कितना हो जाएगा आपका? 45 किलोमीटर प्रति घंटा। ये रिलेटिव स्पीड आ जाएगा। इससे आप इसको काटोगे तो कितना आएगा आपका आंसर? 2 आवर्स। यानी कि 2 घंटे बाद वो एक दूसरे को पार कर जाएंगी। क्लियर? अब या तो ऑप्शन में आपको क्या दिया होगा? 2 आवर्स दिया होगा, या फिर ऑप्शन में आपके लिए टाइम, जनरली टाइम ही गिवन होगा। तो आप ये बताइए 2 घंटे बाद वो एक दूसरे को पार कर पाएंगी। यानी कि ये 8 बजे चल रही है तो 2 घंटे बाद यानी कि 10 बजे, यानी कि आपका आंसर कितना हो जाएगा? 10 बजे दोनों ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस कर पाएंगी। क्लियर? आई होप आप लोगों को चीज़ बिल्कुल क्लियर हुई होगी, क्योंकि ये टाइप बहुत पूछा जाता है। कई बार यहाँ पे मैंने ये सेम टाइम नहीं लिया, कई बार आपको सेम टाइम गिवन होता है तो या तो वो दोनों सेम डायरेक्शन में चल रही होंगी या फिर अपोजिट डायरेक्शन में। तो मैंने दोनों पॉइंट आपको क्लियर कर दिए। जब अपोजिट डायरेक्शन में चलेंगी तो उनकी स्पीड हमेशा प्लस होगी, जब सेम डायरेक्शन में चलेंगी तो स्पीड हमेशा माइनस होगी। क्लियर? ठीक है, तो आंसर हमारा कितना आ जाएगा? 10 बजे। ओके, चलो तो अब इसको रब करते हैं और अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है ना? चलिए, तो ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था हमारा? 8वां। अब हम क्वेश्चन नंबर आते हैं 9 की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 9 है, तो आप अच्छे से रीड करिए, केयरफुली इसको रीड करिए। क्या गिवन है आपको? आपको दिया गया है समान गति से चलती हुई एक रेलगाड़ी एक 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 10 सेकंड में और एक खंभे को 6 सेकंड में पार करती है। तो रेलगाड़ी की लंबाई मीटर में बताना है। रेलगाड़ी की लंबाई किस में बताना है आपको? मीटर में। और उसकी स्पीड किस में बताना है? किलोमीटर प्रति घंटा में। उसकी स्पीड किस में बताना है? किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ पे मैंने नहीं लिख पाया होगा, जो भी टाइप पर होगा, तो यहाँ पे किलोमीटर प्रति घंटा है। क्लियर? तो ये आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना है। 2 क्वेश्चन है आपके इसमें। क्लियर? रीड कर लिया आप लोगों ने? देखो, अब हम क्या करते हैं, इस क्वेश्चन में अपन अब देखते हैं एक रेलगाड़ी एक खंभे को क्रमशः 5 सेकंड तथा 6 सेकंड में पार करती है। ओके, देखो, एक पॉल ये है और एक पॉल ये है, 2 खंभे। एक को अपन ने ए नाम दे दिया, दूसरे को अपन ने बी नाम दे दिया। एक खंभे को ये पार करती है 5 सेकंड में और दूसरे को पार करती है ये 6 सेकंड में।
तो ये आपका यहाँ पे जो गिवन है 5 और 6 सेकंड में पार करती है, मतलब ये आपका क्या हो जाएगा, टाइम। तो यहाँ पे आपका ये क्या हो जाएगा, स्पीड, और स्पीड का रेशियो क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा, इन द सेंस यानी ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 5। अब हमारे लिए इन दोनों पोल के बीच का जो डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, तो वो क्या होगा आपका, इन दोनों जो स्पीड आएंगे इन दोनों का एलसीएम, तो 6 और 5 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 30 मीटर। क्लियर। तो अब एक चीज ये है, अब एक बात ये देखना कि वो ट्रेन ये फर्स्ट वाले पोल को क्रॉस करेगी तब भी खुद की लंबाई को क्रॉस करेगी, और ये दूसरे पोल को क्रॉस करेगी तब भी खुद की लंबाई को क्रॉस करेगी, और हमने यहाँ पे ट्रेन की लंबाई क्या सपोज किया है, 30 मीटर। क्लियर, क्योंकि इन दोनों का एलसीएम। तो यानी कि जब वो दोनों को पार करेगी, यानी कि 2 बार 30 मीटर चल चुकी होगी, तो यहाँ पे आपका जो टोटल यहाँ पे जो डिस्टेंस आएगा वो कितना हो जाएगा, 60 मीटर। कितना हो जाएगा, 60 मीटर बटे। अब यहाँ पे ये देखना है, अब वो क्या बोल रहे हैं, समान गति से दो खम्भों को वो 6 सेकंड और 5 सेकंड में, टाइम कितना दिया है, स्पीड टाइम दिया था 5 और 6, तो स्पीड क्या हो गई, 6 और 5। अब इसमें देखो वो सेम डायरेक्शन की बोल रहा है, किसमें, सेम डायरेक्शन में दो खम्भों को पार करती है। तो अब यहाँ पे आपका जो रिलेटिव स्पीड होगा, सापेक्ष चाल होगा, वो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। यानी ये कितना हो जाएगा आपका, 5 सेकंड था और ये आपका कितना था, 6 सेकंड। तो इसके अपोजिट क्या हो गया, स्पीड हो गया। स्पीड कितना हो गया, 6 और 5। तो इन दोनों का अंतर कितना आएगा, 1 सेकंड। और जब आप इसको इसमें से आप डिवाइड करोगे तो कितना आंसर आएगा, 60 सेकंड। और 60 सेकंड बोलोगे तो आपका कितना जाएगा, 1 मिनट। या तो 60 सेकंड या फिर 1 मिनट, ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे आंसर हो जाएगा। क्लियर। तो यहाँ पे बिल्कुल आपके लिए यही देख के चलना पड़ेगा कि कब, कितने समय बाद वे एक दूसरे को पार कर पाएंगे। क्या दिया था क्वेश्चन में, यदि दोनों रेलगाड़ी एक ही दिशा में चलती हों तो कितने समय बाद वे एक दूसरे को पार करेंगी। तो एक ही डायरेक्शन में जब चल रही हैं तो जो रिलेटिव स्पीड होगा वो क्या हो जाएगा आपका, माइनस हो जाएगा बस। और स्पीड अपन ने कैसे फाइंड आउट कर लिया, टाइम का अपोजिट क्या हो जाएगा, स्पीड हो जाएगा आपका। क्लियर। तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था, सिर्फ लैंग्वेज को आपको सपोज करके चलना था और अकॉर्डिंग टू लैंग्वेज ही आपको सॉल्व करना था। ठीक है ना। तो चले आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 10। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11, 130 मीटर और 110 मीटर लंबी दो रेलगाड़ी एक समान दिशा में चलती हैं। याद रखना, एक समान दिशा मतलब सेम डायरेक्शन, एक समान दिशा में चलती हैं। तेज गति से चलने वाली गाड़ी धीमी गति से चलने वाली गाड़ी को 1 मिनट में पूर्णतः पार करती है। ठीक है। यदि दोनों विपरीत दिशा में चलें तो एक दूसरे को 3 सेकंड में पार करती हैं। तो दोनों की चाल का अनुपात ज्ञात करो। क्लियर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जनरली आपका मेंस ही टाइप, मेंस लेवल का ही टाइप है। इसमें आपको 2 सिचुएशन गिवन है कि जब वो दोनों सेम डायरेक्शन में चलेंगी तो एक दूसरे को कब पार कर रही हैं, 60 सेकंड में। सॉरी, एक दूसरे को कब पार कर रही हैं वो, एक दूसरे को पार कर रही है वो 60 सेकंड में। क्लियर। एक दूसरे को 60 सेकंड में पार कर पा रही है। और जब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चलती हैं, विपरीत दिशा में चलती हैं, तो एक दूसरे को कितने सेकंड में पार कर रही हैं, वो 3 सेकंड में पार कर पा रही हैं। क्लियर। तो अब आप लोग अच्छे से क्वेश्चन को सॉल्व करिए।
आई होप क्लियर क्वेश्चन हो गया होगा। अब देखो इसके अपन सॉल्यूशन पे आते हैं। अब हमसे जो बोला गया था हम उसी को देखते हैं कि दो रेलगाड़ियां हैं और दोनों की एक की लेंथ कितनी है 110 मीटर और दूसरी की लेंथ कितनी है 130 मीटर, यानी कि दोनों का लेंथ। अब देखो एक रेलगाड़ी दूसरी रेलगाड़ी को पार करेगी मतलब दोनों की लंबाई को पार करेगी प्लस। अब फिर क्वेश्चन में क्या गिवन था आपके लिए, फिर आपके लिए क्वेश्चन में गिवन था 130 और 110 मीटर लंबी दोनों रेलगाड़ियां हैं और ये दोनों एक दूसरे को समान दिशा में कितने टाइम में पार करती हैं, 1 मिनट में पार करती हैं। 1 मिनट में पार करती हैं। 1 मिनट का मतलब हो गया कि ये 60 सेकंड में पार करती हैं, यानी कि इन दोनों की जो टोटल लेंथ हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी 240 मीटर और टाइम कितना है 60। तो ये यहाँ पे क्या जाएगा 4 मीटर पर सेकेंड। अब ये आपकी जो स्पीड आई है वो कैसी है, एक समान दिशा में, एक समान दिशा में चलती हैं। तब एक समान दिशा में चलेंगी, एक समान सेम डायरेक्शन में चलेंगी तो स्पीड कैसी होती है माइनस होती है। तो हम यहाँ पे इसको क्या लिख सकते हैं, ये हमारा a माइनस बी की वैल्यू है। यदि a की स्पीड a होगी b की स्पीड b होगी तो दोनों का जो रिलेटिव स्पीड होगा वो क्या होगा माइनस होगा। क्यों, क्योंकि सेम डायरेक्शन में एक दूसरे को पार करती है। अब फिर आपको सेकंड पॉइंट दिया है कि जब ये दोनों विपरीत दिशा में चलती हैं तो दोनों चलेंगी तो सबसे पहली बात तो दोनों की लंबाई के बराबर दूरी तय करेंगी, यानी 240 मीटर ही चलेंगी। अब ये 3 सेकंड में पार करती हैं तो आप इसको डिवाइड कर दीजिए तो ये कितना आएगा 80 मीटर पर सेकंड। अब ये जो आपका स्पीड आया ये कौन सा आया है आपका, ये आया है आपकी सापेक्ष चाल, वो भी कौन सी वाली, अपोजिट डायरेक्शन। तो अपोजिट डायरेक्शन को मैं क्या बोल सकता हूँ a प्लस बी। क्लियर, यहाँ पे क्या था दोनों सेम डायरेक्शन में थी तो सेम डायरेक्शन में जो रिलेटिव स्पीड होता है वो क्या होता है दोनों का माइनस, यानी इसको अपन किससे डिनोट करते हैं a माइनस बी से। अब ये आपका क्या था, आपका अपोजिट डायरेक्शन में था तो यहाँ पे जो आपका रिलेटिव स्पीड आया वो क्या हो जाएगा a प्लस बी। क्लियर, अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, a माइनस बी की वैल्यू 4 सेकेंड है और a प्लस बी की वैल्यू 80। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ये b दोनों कट सकता है तो 2a की वैल्यू आपके पास यहाँ पे कितनी जाएगी 84 आ जाएगी। तो देखो a की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी 42 आ जाएगी। तो a की वैल्यू कितनी आ गई 42। अब आपको b की भी वैल्यू चाहिए तो आप बिल्कुल निकाल सकते हो, जैसे आपके लिए गिवन है a माइनस बी इज इक्वल टू कितना 4, तो आपके पास a की वैल्यू कितनी है 42 है माइनस b इज इक्वल टू 4। तो अब ये b इधर जाएगा तो b इधर जाएगा तो एक प्लस का हो जाएगा, इधर आके माइनस का हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 38। यानी कि आपकी जो एक स्पीड आई है a की वो कितनी आ गई 42 मीटर पर सेकेंड और एक आपकी कितनी आ गई है 38 मीटर पर सेकेंड। और यही आपसे यहाँ पे पूछा गया था क्वेश्चन में, आप देख सकते हैं। तो दोनों की चाल आपको बताना था, आपको दोनों की स्पीड क्या करना था फाइंड आउट करना था, तो ये हम इजीली कर पाए। यहाँ पे सबसे बड़ी बात बस यही थी कि हमको यहाँ पे सपोज करना पड़ता, जो हमारी दोनों स्पीड यहाँ पे फाइंड होके आ रही है बस उनको आपको सपोज करना था। जैसे कि जब वो दोनों विपरीत डायरेक्शन में चल रही हैं, सॉरी सेम डायरेक्शन में, तो जो रिलेटिव स्पीड आए ना आपका 4 मीटर पर सेकेंड, ये आपका a माइनस बी हो जाएगा। फिर जब हम बात कर रहे हैं कि जब ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चल रही हों, कैसे अपोजिट डायरेक्शन में चल रही हो, तो इनका स्पीड जो क्या आएगा वो क्या आएगा प्लस हो क्या आएगा a प्लस बी हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना आया 80। अब हम यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, a माइनस बी की वैल्यू भी गिवन है, a प्लस बी की वैल्यू गिवन है, तो a और b की हमने सेपरेट फाइंड आउट कर लिया। तो यहाँ पे आपका a वैल्यू a का कितना आया 42 मीटर पर सेकेंड, यानी पहले ट्रेन की स्पीड 42 मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगी और ट्रेन b की स्पीड क्या हो जाएगी 38 मीटर पर सेकेंड। क्लियर।
तो यहाँ पे बिल्कुल बस यही हमको समझने वाली बात थी कि हम इनको सॉल्व कैसे करें। कई स्टूडेंट बस इसको यही करें, यार ये क्या आ गया, ये तो रिलेटिव स्पीड आ गया, ये भी रिलेटिव स्पीड आ गया, अब हम इसको क्या सपोज करें, इसको क्या सपोज करें। बस ये दोनों यहाँ पे थोड़ा सा कंस्ट्रक्टिव वैल्यू था जो हमको पुट करना था। क्लियर? तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम ऐसे सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, आई होप एक एक चीज़ क्लियर हो रही होगी। और डाउट आ रहा हो तो देखो, मैं ज़्यादा रिपीट तो नहीं कर सकता, तो आप वीडियो को सेकंड टाइम से आप देखेंगे तो चीज़ क्लियर हो जाएगी। कई बार फर्स्ट टाइम में डाउट आता है तो उससे प्रॉब्लम वाली बात कुछ नहीं। ठीक है ना? चलो अब इसको अपन रफ करते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था? 11। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 अच्छे से पढ़िए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये मेंस लेवल का क्वेश्चन है भैया। क्लियर? अच्छे से रीड करिएगा, मैं आपको टाइम भी दे रहा हूँ, पहले आप क्वेश्चन को रीड करो। ठीक है ना? आप अच्छे से रीड कर लें। देखो, अब देखते हैं, अब आप लोग थोड़ा सा केयरफुली समझिएगा। ठीक है? एक ट्रेन है, अब वो ट्रेन यहां से स्टार्ट हुई, मान के चलो वो ट्रेन दिल्ली से चली और इस ट्रेन को कहां पे आना है? भोपाल आना है। अब खुदा ना खास्ता उस ट्रेन का एक्सीडेंट नहीं होना चाहिए, लेकिन क्वेश्चन है, काल्पनिक घटना है, तो ये मान के चलो उसका एक्सीडेंट हो गया आगरा में। लेकिन आपसे बोला गया कि यदि उसका एक्सीडेंट आगरा में होता है तो वो कितना मिनट लेट पहुंचती है भोपाल? 40 मिनट लेट पहुंचती है। यदि उसका एक्सीडेंट आगरा ना होते हुए ग्वालियर हो गया होता, यानी 30 किलोमीटर आगे हुआ होता, तो ये ट्रेन क्या बोल रहा है? वो 20 मिनट लेट पहुंचती। ये आपको क्वेश्चन में गिवन इंफॉर्मेशन, सॉरी, ये आपको यहाँ पे दिया गया है कि एक ट्रेन है, वो ट्रेन किसी स्टेशन से स्टार्ट हुई और उसका 60 किलोमीटर के बाद एक्सीडेंट हो जाता है। मान के चलो हमने आगरा ले लिया। अब यदि यहाँ पर एक्सीडेंट हुआ तो वो कितना डिले होती है? 40 मिनट। यदि वो 30 किलोमीटर आगे एक्सीडेंट हुआ होता उसका, तो वो ट्रेन आपका कितना डिले होती है? ओनली 20 मिनट। ये इंफॉर्मेशन हमको क्या है? गिवन है। क्लियर? अब देखो यहाँ पे, अब इसको अपन अच्छे से समझते हैं। यानी कि यहाँ से ट्रेन चल रही है, अब यहाँ से ट्रेन चली और कितना चली? वो 60 किलोमीटर, और यहाँ पहुँचने के बाद उसका एक्सीडेंट हो जाता है, तो वो ट्रेन अपने गंतव्य पर कितना मिनट डिले पहुँचती है? 14 मिनट, 40 मिनट की देरी से पहुँचती है। यदि उसका एक्सीडेंट 30 किलोमीटर आगे हुआ होता, यानी कि 30 किलोमीटर आगे बोले तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी? 30 किलोमीटर यहाँ हुआ होता, तो वो ट्रेन कितना डिले होती? ओनली 20
मिनट डिले हुई। क्लियर? अब मुझे ये बताइए, यहां से यहां तक 60 किलोमीटर चली है। आपके लिए जो पहला क्वेश्चन उसने पूछा है वो पहला क्वेश्चन क्या है? आपसे उसने पहला क्वेश्चन पूछा है यात्रा की कुल दूरी बताओ और रेलगाड़ी की चाल बताओ। तो सबसे पहले हम क्या फाइंड आउट करेंगे? डिस्टेंस कितनी है, कितनी उसने ट्रेवल की है। तो यहाँ पे जब यहाँ से यहाँ तक चलती है 40 मिनट डिले होती है और यहाँ से यहाँ तक चलती है तो 20 मिनट डिले होती है। तो मुझे बताओ, जब वो 30 किलोमीटर और आगे यदि एक्सीडेंट कहाँ हुआ होता, 30 किलोमीटर आगे हुआ होता, तो वो 20 मिनट लेट होती। यानी कि जो यहाँ से यहाँ तक का टाइम है, यहाँ पे कितना डिले हो रही है? यहाँ पे भी 20 मिनट डिले हो रही है। और यहाँ पे 20 मिनट डिले में ये देखो कितना डिस्टेंस कवर कर रही है, 30 किलोमीटर। तो पक्की बात है यहाँ पे भी टाइम कितना है, 20 मिनट। तो यहाँ पे भी कितना होगी, 30 किलोमीटर डिले होगी। यानी कि यहाँ पे भी उसने 20 मिनट में कितना डिस्टेंस कवर किया होगा, 30 किलोमीटर। समझिएगा, इस टाइप को यदि आप अकॉर्डिंग टू बुक आप सॉल्व करोगे तो ये मान के चलना आपके लिए खूब लेंथी सॉल्यूशन यहाँ पे मिलने वाला होगा। बस ये अप्रोच आप समझ पाइए। जब यहाँ यदि उसका एक्सीडेंट कहीं भी नहीं होता तो वो 40 मिनट डिले पहुंचती, लेकिन यदि वो एक्सीडेंट 30 किलोमीटर आगे हुआ तो वो 20 मिनट लेट पहुंची है। मतलब ये टोटल टाइम यहाँ पे 40 मिनट डिले है और यहाँ पे 20 मिनट डिले है। तो बचा हुआ टाइम कितना हो जाएगा, 20 मिनट, क्योंकि टोटल तो 40 है यहाँ से यहाँ तक। तो हम ये बोल पा रहे हैं कि जब ये 20 मिनट डिले है, 20 मिनट में कितना, 30 किलोमीटर चल रही है। तो पक्की बात है यहाँ पे भी 20 किलोमीटर है, तो यहाँ पे भी कितना चल पा रही होगी, 30 किलोमीटर। तो हम यहाँ पे बिल्कुल बता सकते हैं कि टोटल जो डिस्टेंस है वो कितनी आ जाएगी। यहाँ पे आपकी जो डिस्टेंस आएगी वो कितनी आ जाएगी, 60 किलोमीटर प्लस आपका 30 किलोमीटर प्लस आपका 30 किलोमीटर। यानी कि जो टोटल डिस्टेंस है वो आपकी कितनी आ जाएगी, 120 किलोमीटर। टोटल डिस्टेंस कितनी जाएगी आपकी, 120 किलोमीटर। ये आपका पहला आंसर आ चुका। अब हम बात करते हैं, अब मैं इसको रफ कर देता हूं। अब हम स्पीड फाइंड आउट करते हैं। क्लियर? यदि अब हम स्पीड फाइंड आउट करें तो समझ के चलिएगा अब हम स्पीड फाइंड आउट कैसे करेंगे। देखो, अब स्पीड में उसने क्या बोला है, दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद वो अपनी 2/3 चाल से चलती है। यानी पहले उसकी स्पीड 3 थी और आफ्टर एक्सीडेंट उसकी स्पीड कितनी हो गई, 2। ये बाद में, यानी कि आपका जो स्पीड था वो उसका अनुपात कितना था, पहले 3 और फिर कितना हो गया, 2। तो जब ये स्पीड का अनुपात है तो टाइम का अनुपात क्या जाएगा आपके पास, 2:3 हो जाएगा। ये क्या था आपका स्पीड और ये क्या हो जाएगा आपका टाइम, क्योंकि एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। अब यहाँ पे आप देखो ये कितना डिले हो रही है, ये यहाँ पे 1 यूनिट का ज़्यादा टाइम ले रही है, 1 यूनिट ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, 1 यूनिट ज़्यादा डिले हो रही है। अब यहाँ पे हम जो हमारे पास 2 स्लॉट है, इनमें से हम कोई भी एक स्लॉट यहाँ पे लेंगे और जौन सा स्लॉट लेंगे उसी का टाइम, उसी का डिस्टेंस। जैसे अपन यहाँ का लेंगे तो यहाँ पे भी 20 मिनट 30 किलोमीटर, यहाँ पे भी 20 मिनट 30 किलोमीटर, टाइम और डिस्टेंस दोनों आ रहा है। कई क्वेश्चन में हो सकता है ये बराबर ना आए, तो उससे कोई कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। सर यहाँ तो इक्वल आ रहा है, अगले क्वेश्चन हो सकता है इक्वल ना भी आएगा, तो उससे कोई कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, आपके दोनों स्लॉट से आंसर सही आएगा। तो यहाँ पे 1 यूनिट की वैल्यू मैं कितनी ले सकता हूँ, 20 मिनट। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी ले सकता हूँ मैं, 20 मिनट। तो यहाँ पे अपन देखना डिस्टेंस भी यहीं का लेना है मान ली। तो 1 यूनिट की वैल्यू 20 मिनट, तो मेरी पहले स्पीड कितनी थी, 2। सॉरी, पहले मुझे टाइम कितना लगता है, 2। तो 2 का यानी कि यहाँ पे अपन क्या बोल सकते हैं, 2 यूनिट की वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी, 40 मिनट। 2 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 40 मिनट। यानी कि 40 मिनट में पहले मैंने बोला था जहाँ का टाइम वहीं का स्पीड, यानी 40 मिनट में पहले हमारी जो ट्रेन थी वो कितना डिस्टेंस कवर करती थी, 30 किलोमीटर।
40 मिनट में हमारी ट्रेन कितना डिस्टेंस कवर करती थी? 30 किलोमीटर। तो अपन यहाँ पे अब आराम से आप इसको आप आगे सॉल्व कर लीजिए। 40 मिनट ये है तो 60 मिनट में कितना, आप इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं इसको रफ कर देता हूँ टोटल। देखो अब मैं इसको रफ कर देता हूं। अब हम क्या करते हैं, यानी कि 40 मिनट में कितना चलती है? 30 किलोमीटर। तो 1 मिनट में कितना चलेगी? 30/40 किलोमीटर। तो हमें स्पीड निकालना है, और स्पीड 1 घंटे के हिसाब से निकलती है, और 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट होते हैं। तो 60 मिनट में कितना चली होगी? तो 60 मिनट में कितना चली होगी? तो 30/40 गुणा 60, 0 से 0 हो जाएगा, 2 से 2 दूनी 4, 2 से 3 बार कट जाएगा, 2 से ये 15, और 15 गुणा 3 में करोगे तो आंसर कितना आएगा? 45 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आपकी स्पीड हो जाएगी। तो ये क्वेश्चन आपका सिंपल क्वेश्चन नहीं था। क्लियर? मैं एक बार फिर आपको बता देता हूं। हमने जो किया, सबसे पहले मैंने आपको डिस्टेंस फाइंड आउट करना बताया। यदि आप डिस्टेंस समझ चुके होंगे तो अब हम इसकी स्पीड को कैसे फाइंड आउट करेंगे। उसने क्या बोला है कि आफ्टर एक्सीडेंट ये ट्रेन अपनी 2/3 चाल से चलती है। 2/3 का मतलब होता है कि पहले जो बटे में संख्या होती है ना, वो हमेशा अपने फॉर्मर स्पीड को डिनोट करती है। यानी ये पहले स्पीड कितनी थी? 3, और बाद में स्पीड कितनी हो गई उसकी? 2। आफ्टर एक्सीडेंट स्पीड उसकी 2 हो चुकी है। तो स्पीड का अनुपात कितना आया? 3:2 आया। तो टाइम का अनुपात कितना हो जाएगा? 2:3। इसका अपोजिट हो जाएगा। यानी यहाँ पे कितना डिले हो रही है? 1 यूनिट का डिले हो रहा है। और क्वेश्चन में हमको कोई भी एक स्लॉट लेना है, जौन सा स्लॉट वहीं का टाइम वहीं की डिस्टेंस। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी? 20 मिनट। यानी 1 यूनिट की वैल्यू 20 मिनट। तो टाइम कितना लगना चाहिए था? पहले 2 यूनिट। तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी? 40 मिनट। यानी 40 मिनट में ट्रेन कितनी चलती थी? 30 किलोमीटर। जब 40 मिनट में ट्रेन हमारी 30 किलोमीटर चलती थी, तो 1 मिनट में 30/40 किलोमीटर। तो 60 मिनट में 60 मिनट क्यों निकाल रहा हूँ? क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, और 1 घंटे के हिसाब से हम स्पीड फाइंड आउट करते हैं। तो 30/40 और गुणा 60 हो जाएगा। जो पूछते हैं उसका हम क्या कर देते हैं? मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 30/40 इंटू 60, तो कितना आंसर आएगा? 45 किलोमीटर पर आवर्स। ये क्या हो जाएगा? स्पीड ऑफ ट्रेन। क्लियर? और इससे पहले क्वेश्चन कौन सा आया था हमारा? टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय ट्रेन। वो कितना आ गया था आपका? 120 किलोमीटर। क्लियर? तो ये दोनों क्वेश्चन इसमें थे, और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था। इसको आप एक बार और अच्छे से करके देखिएगा घर पर। क्लियर? चलिए, तो आई होप आपको चीज़ क्लियर हुई होगी। अब हम आते हैं इसके अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, तो हम आते हैं इसके अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए, ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था? 12। अब हम क्वेश्चन नंबर आते हैं 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। क्लियर? ट्रेन के पीछे से एक बंदूक से गोली चलाई गई। गोली की आवाज ड्राइवर को गार्ड से 1.5 मिनट बाद सुनाई देती है, 1.5 मिनट बाद सुनाई देती है। ट्रेन की लंबाई ज्ञात करो। यदि ट्रेन और हवा की गति, यानी स्पीड ऑफ ट्रेन एंड स्पीड ऑफ एयर, आपको कितना दिया गया है? 60 किलोमीटर प्रति घंटा। ये ट्रेन की स्पीड दी गई है, और एयर का स्पीड कितना दिया गया है? 1100 मीटर प्रति मिनट।
यानी कि ये 60 किलोमीटर प्रति घंटा ट्रेन की स्पीड है और ये मीटर प्रति मिनट में ये आपका एयर का स्पीड है। क्लियर? तो क्वेश्चन को सोच के अच्छे से सॉल्व करो। क्वेश्चन आपका चेंज हो गया, क्वेश्चन नंबर 13 अच्छे से सॉल्व करो। अच्छे से सॉल्व करिए। चलो देखते हैं। यहां पे हमको गिवन है, सबसे पहले अपन क्या फाइंड आउट करते हैं, स्पीड ऑफ ट्रेन। स्पीड ऑफ ट्रेन, देखो स्पीड ऑफ ट्रेन आपको कितना दिया गया है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका मतलब है कि 60,000 मीटर। 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर। तो 60 किलोमीटर में कितने होंगे, 60,000 मीटर। और ये 1 घंटे में चलती, मतलब 60 मिनट में चलती है, 60 मिनट में। तो इससे आप 0 से 0 कट जाएगा, 1 से 6 से ये 6 कट जाएगा, तो क्या जाएगा, 1000 मीटर प्रति मिनट। ये आपकी स्पीड किसकी आ गई, ट्रेन की। बट किस में आई है, मीटर प्रति मिनट में। क्यों किया, क्योंकि एयर की स्पीड आपको किस में दी गई है, मीटर प्रति मिनट में। क्लियर? इसलिए हमने इसको किस में चेंज कर लिया, मीटर प्रति मिनट में चेंज कर लिया। अब आपके लिए स्पीड ऑफ एयर भी गिवन है, स्पीड ऑफ एयर, और ये आपको कितना गिवन है, 1100 मीटर प्रति मिनट। ये आपको गिवन है। क्लियर? अब यदि अपन बात करें तो यहां पे आपको ट्रेन का भी स्पीड गिवन है और आपको एयर का भी स्पीड गिवन है। क्लियर? और यहाँ पे जो बंदूक की गोली, आप यहाँ पे क्वेश्चन को पढ़ो। ट्रेन के पीछे से एक बंदूक से गोली चलाई गई, गोली की आवाज ड्राइवर को गार्ड ट्रेन के पीछे रहता है, गार्ड से 1.5 मिनट बाद सुनाई देती। मतलब यहाँ पे जो रिलेटिव स्पीड फाइंड आउट होगा वो कैसा होगा, सेम डायरेक्शन वाला होगा। क्लियर? सेम डायरेक्शन वाला। तो यहाँ पे हम रिलेटिव स्पीड हम कैसे निकाल पाएंगे, यहाँ पे हम रिलेटिव स्पीड, सापेक्ष चाल, रिलेटिव स्पीड आपका जो निकलेगा वो कैसे निकलेगा, स्पीड ऑफ एयर माइनस स्पीड ऑफ ट्रेन, यानी कि 1100 माइनस 1000। तो ये आपको कितना निकल के आएगा, 100 मीटर प्रति मिनट। ये आपका स्पीड निकल के आ गया। अब आपको यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है, क्वेश्चन में आपसे क्या बोला गया था, क्वेश्चन में आपसे बोला गया था तो ट्रेन की लंबाई ज्ञात करो। तो ट्रेन की लंबाई, अब आपके पास यहाँ पे क्या आ गया है, स्पीड आ गया है, और आपको क्या गिवन है, टाइम गिवन है। कितना गिवन है, 1.5 मिनट। क्योंकि गार्ड बोले तो ट्रेन का लास्ट पार्ट होता है, और ड्राइवर बोले तो बिल्कुल इनिशियल पार्ट। तो इतनी दूरी कवर की, मतलब ट्रेन की दूरी कवर की, और कितने में, 1.5 मिनट में। तो 1 मिनट में कितना चलता है, स्पीड कितनी आई है, 100 मीटर। तो 1.5 मिनट में कितना चला होगा, 150 मीटर। कितना, 150 मीटर। और ये आपकी क्या जाएगी, लेंथ ऑफ ट्रेन। और आपको क्वेश्चन में बताना क्या था, तो ट्रेन की लंबाई ज्ञात करो। तो ट्रेन की लंबाई ज्ञात करो। तो ट्रेन की लंबाई, अब आप इसको किलोमीटर में फाइंड आउट मत कर देना। क्लियर? तो ये किस में निकल के आएगा, आपका मीटर में। और कितना जाएगा, 150 मीटर। ओके, चलो
यानी कि यहाँ पे हमको बिल्कुल भी ऐसा कुछ अलग नहीं था जो अपन यहाँ पे देख रहे हैं, सिर्फ लैंग्वेज थी। हालांकि ये वाला पार्ट अपन और अच्छे से मैं आपको डीप में भी पढ़ाऊंगा, बट कहाँ पे टाइम डिस्टेंस जब हम और पढ़ेंगे तो इसके और वेरिएबल भी बनते हैं, क्लियर। बट यहाँ पे आपका ये ट्रेन से रिलेटेड था तो मैंने क्लियर किया। यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम स्पीड को पहले इक्वल करेंगे। तो जो आपको ट्रेन की स्पीड गिवन है, वो किस में दी है, किलोमीटर प्रति घंटा में, जबकि एयर स्पीड कितनी दी है, 1100 मीटर प्रति मिनट में गिवन है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले हमने ट्रेन की स्पीड जो किलोमीटर प्रति घंटा में दी, इसको हमने किस में चेंज कर लिया, मीटर प्रति मिनट में। अब हम क्या करेंगे, स्पीड ऑफ एयर तो हमें गिवन ही है, और ये दोनों सेम डायरेक्शन में काम हो रहा है हमारा, क्योंकि गोली पीछे से चलाई जा रही है, मतलब सेम डायरेक्शन में। तो यहाँ पे इनका जो रिलेटिव स्पीड होगा वो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो कितना है आपका, 100 मीटर प्रति मिनट। अब जो एयर का स्पीड है, वो जो गोली है वो कितने मिनट में सुनाई देती है, 1.5 मिनट में। 1.5 मिनट में मतलब लास्ट पार्ट से इनिशियल पार्ट तक जा रही है, कहीं ट्रेन के अलावा लेंथ पार की होगी, तो 1.5 मिनट में चली गई दूरी कितनी हो जाएगी आपकी, 150 मीटर। और यही आपका आंसर हो जाएगा, लेंथ ऑफ ट्रेन। क्लियर। चलें अगले क्वेश्चन की तरफ। बिल्कुल, अब हम आते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन नंबर 13 था। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा बेटर, आप इसको अच्छे से रीड करिए। पहले आपसे बोला गया है कि एक रेलगाड़ी एक कार से 40% तेज चलती है, 40% ज़्यादा स्पीड में चलती है। दोनों बिंदु ए से एक ही समय पर चलना प्रारंभ करती हैं तथा 140 किलोमीटर दूर स्थित बिंदु बी पर एक ही समय पहुंचना चाहती है। क्लियर। जबकि मार्ग में रेलगाड़ी स्टेशनों पर रुकने के लिए 25 मिनट का समय लेती है। कितना, 25 मिनट का समय लेती है। तो रेलगाड़ी की गति किलोमीटर प्रति घंटा में क्या होगी। ये आपका CGL 2017 मेंस का क्वेश्चन है। क्लियर। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपके लिए, अच्छे से आप पढ़िए पहले। क्लियर। और खूब सारे क्वेश्चन आपको इस प्रकार के मिले थे उसमें, ठीक है ना। तो आपके लिए क्या गिवन है, एक रेलगाड़ी, सारी चीज गिवन है, बस आप अच्छे से रीड कर लीजिए, फिर आप सॉल्व करिए। क्लियर। तो देखो अपन चलते हैं क्वेश्चन पे। अब देखो सबसे पहले आपको क्या गिवन है, एक रेलगाड़ी एक कार से 40 किलोमीटर तेज चलती है। एक रेलगाड़ी एक कार से, क्लियर, 40%। तो 40% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, जल्दी बताओ, 2/5 होता है। कितना होता है, 2/5। तो अब इसको आगे आप फॉलो करिए कार और ट्रेन में। क्लियर। तो अब यहाँ पे आपके पास कार है और एक आपके पास ट्रेन है। तो कार की स्पीड पहले कितनी होगी, 5, और इससे 40% ज्यादा है ट्रेन की, मतलब कितनी हो जाएगी, 7। और ये क्या हो जाएगी, स्पीड। तो
तो इनका टाइम का अनुपात कितना हो जाएगा 7 और अनुपात 5। क्लियर। तो हमने सबसे पहले क्या किया, फ्रैक्शन वैल्यू फाइंड आउट किया और उसी वैल्यू के अकॉर्डिंग हमने इनका अनुपात निकाला कार और ट्रेन का। अब आप ये बताओ कि जो ट्रेन है वो 25 मिनट स्टेशनों पर रुकने में लेती है, लेकिन टाइम पर दोनों पहुंचना चाहती हैं। तो देखो ट्रेन यहाँ से यहाँ तक कितना डिले हो रही है, 2 यूनिट का डिले हो रही है। कितना यूनिट, 2 यूनिट का डिले। और 2 यूनिट की वैल्यू, अब आप यहाँ पे आप क्वेश्चन में देखिए कि एक रेलगाड़ी एक कार से 40% तेज चलती है। क्लियर। दोनों बिंदु ए से एक ही समय चलना प्रारंभ करती हैं और 140 किलोमीटर दूर स्थित बिंदु पर एक ही समय पहुंचना चाहती, जबकि मार्ग में रेलगाड़ी स्टेशनों पर रुकने के लिए 25 मिनट का समय लेती है। 25 मिनट का समय लेती है। तो यहाँ पे जो 2 यूनिट की वैल्यू है वो क्या डिनोट करेगी, यहाँ पे 25 मिनट। तो यहाँ पे आप क्या बोल सकते हो, 1 यूनिट की जो वैल्यू आएगी वो कितना डिनोट करेगी, आपका 25/2 यूनिट का डिले करेगी। इतना टाइम लगेगा। ये क्या आ गया आपका 1 यूनिट का आ गया। अब यहाँ पे जो ट्रेन का जो टाइम है वो ट्रेन का टाइम कितना आ रहा है आपका 5 आ रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे अपन क्या कर सकते हैं, यहाँ पे टाइम ऑफ ट्रेन आप फाइंड कर सकते हैं, टाइम ऑफ ट्रेन। तो यहाँ पे आप 5 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 25/2 इंटू 5, तो कितना आएगा 125/2। कितना आएगा आपका 125/2, यानी कि इतना टाइम ट्रेन को लगता है। तो हमें ट्रेन की क्या बताना है, स्पीड बताना है। तो यहाँ से यहाँ तक दोनों का जो बिंदु की दूरी है वो कितनी है, 140। 140 क्या है, किलोमीटर है। और टाइम कितना है 125/2। तो इधर चला जाएगा। अब ये किस में, मिनट में। तो मिनट के लिए यहाँ पे मल्टीप्लाई किसका करना पड़ेगा हमें, 60 का। तो मल्टीप्लाई किसका करेंगे, 60 का। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए। तो 25 से भी अपन 5 से सॉल्व करें, 5 दूनी 10, 25। 5 से 5 एकम 5, 5 दूनी 10। फिर आप सॉल्व कर सकते हैं 5 से 5 एकम 5, ये कितना हो जाएगा 5 दूनी 10, 75 40। ये आपका आएगा यहाँ पे 28 इंटू 12 दूनी 24/5 किलोमीटर प्रति घंटा। या फिर आप इसको और आगे आप सॉल्व कर पाओ तो 134.4, इसको आप और सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 134.4 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आपका क्या जाएगा टोटल। क्लियर। तो बिल्कुल आपके लिए ऐसे ही एकदम पॉइंट बाय पॉइंट इन पे काम करना था। तो सबसे पहले हमने क्या किया कि जो 40% है, तो 40% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 2/5 होता है। यानी कि जो कार की स्पीड थी वो कितनी थी 5, और 5 का 40% कितना होगा 2, यानी 2 और हम उसमें जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 7। और ये 7 किसका आएगा, स्पीड ऑफ ट्रेन आएगा। क्या आएगा, स्पीड ऑफ ट्रेन। जब ये दोनों की स्पीड है तो ये दोनों का क्या हो जाएगा, टाइम हो जाएगा। टाइम का रेशियो एक दूसरे के अपोजिट होता है। अब हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि ट्रेन स्टेशनों पर रुकने में कितना मिनट का लेती है टाइम, 25 मिनट का। लेकिन हमारे अकॉर्डिंग कितना डिले हो रही है, 2 यूनिट का। तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी है 25 मिनट। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 25/2 मिनट। तो ये 1 यूनिट की वैल्यू है। तो 5 यूनिट की वैल्यू, क्योंकि ट्रेन को टाइम कितना लगता है 5 यूनिट टोटल कवर करने में। तो ये टाइम कितना निकल के आएगा 125/2 मिनट। अब हमें क्या निकालना है, यहाँ पे स्पीड निकालना है। और डिस्टेंस हमारे पास गिवन है। डिस्टेंस कितनी है 140 किलोमीटर। और उसका जो टाइम है वो कितना है 125/2 मिनट। तो 125/2, तो 2 ऊपर चला जाएगा। बट ये मिनट में है तो आवर्स में चेंज करने के लिए 60 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो आपका जो वैल्यू जो स्पीड निकल के आएगा वो कितना आएगा 28 इंटू 24/5। या फिर आप इसको और छोटा करोगे तो कितना आएगा 134.4 किलोमीटर प्रति घंटा। क्लियर। तो ये आपकी क्या पाई, यहाँ पे स्पीड आ पाई। तो हमको ऐसे ही आपके जो क्वेश्चन थे वो जनरली बहुत अच्छे क्वेश्चन थे। और इस सेशन में तो मैंने
कोई भी आपको एक बेसिक लेवल वाला क्वेश्चन नहीं कराया। सारे क्वेश्चन हमने कौन से किए, जो हमारे मेंस लेवल पे पूछे जाते हैं, जो प्री लेवल पर नहीं पूछे जाते। क्लियर? तो यहाँ पे सबसे बेस्ट बात क्या, सबसे अच्छी बात क्या है, बंद कर देने आता है। चलिए तो आज फिर हम यहाँ पे ट्रेन को एंड करते हैं। रेलगाड़ी जो हमने चलाई है उसको आज हम एंड करते हैं। क्लियर? तो नेक्स्ट क्लास में फिर हम न्यू टॉपिक के साथ मिलने वाले हैं। तो ट्रेन टॉपिक में जो हमारे इम्पोर्टेंट टाइप थे वो हमने सारे 1 बाय 1 यहाँ पे क्या किया, क्लियर किया। अब हमारे लिए जो न्यू टॉपिक रहेगा हम उस पर हम बात करेंगे। न्यू टॉपिक आपका एज हम स्टार्ट करेंगे, आयु से संबंधित क्वेश्चन उसमें रहेंगे। तो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कुछ टाइम से कि लोग क्लास में आ रहे हैं, कुछ डाउट भी है, कुछ नहीं भी आ रहे हैं। एक शुरू में खूब स्टूडेंट्स आए, बट अभी लाइव आने में मतलब उनके लिए पता नहीं क्या है, क्या लगता है। देखो ये है कि यदि आप लोग अपनी प्रैक्टिस, अपना प्रयास, अपनी पढ़ाई यदि आप बंद रखोगे तो चीज़ें थोड़ी सी आपके लिए फिर वही जटिल हो जाएंगी। तो आप ये मत सोचिए कि मतलब अभी एग्ज़ाम नहीं है, अभी सीईटी है, क्या है। देखो वो गवर्नमेंट का काम है और वो अकॉर्डिंग टू टाइम सब हो पाएगा और सब हो जाएगा। बट हमको हमारी प्रिपरेशन ऐसी रखना चाहिए कि कोई भी एग्ज़ाम हमारा नेक्स्ट वीक भी हो तो हम बहुत बेटर परफॉर्मेंस उसमें कर पाएँ। क्लियर? तो आप थोड़ा सा क्लास को फोकस करिए, आप क्लास में आइए और रेगुलरिटी मेंटेन रखिए। कुछ स्टूडेंट्स रेगुलर आ रहे हैं, मैं उनके रेगुलर कमेंट्स देख पा रहा हूँ, वो बहुत अच्छा, उनके आंसर भी बहुत अच्छे टाइम पे आ पा रहे हैं। क्लियर? यानी कि इसका मतलब है कि वो लोग प्रैक्टिस अच्छे से कर रहे हैं, उन लोगों की कमांड बनती जा रही है और यही समय है। क्लियर? तो आप पढ़िए, क्योंकि एग्ज़ाम हर होना है, हर एग्ज़ाम होना है और इतने सारे एग्ज़ाम एक टाइम पे आएंगे ना, फिर आप इस टाइम को याद करोगे कि क्यों ना उस समय हम क्लासों को अटेंड करते, हम अच्छे से चीज़ों को पढ़ते, तो आज हम बेटर परफॉर्मेंस यहाँ पे कर पाते। क्लियर? तो बस मेरा यही आपसे रिक्वेस्ट है कि आप रेगुलर आइए और अच्छे से पढ़िए और रिवाइज करते रहिए। क्लियर? ठीक है? तो अगली क्लास में हम फिर नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। ओके, जब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सावधानी यूट्यूब चैनल पर। चलिए फिर हम डिस्कस करते हैं प्रोनाउन का और आगे सेशन बढ़ाते हुए। ठीक है, अब हमारा प्रोनाउन बिल्कुल एंडिंग पर आ चुका है। आगे हम डिस्कस कर रहे हैं रेसिप्रोकल प्रोनाउन के बारे में। हम सारे टाइप के प्रोनाउन डिस्कस कर चुके हैं, अब हम देख रहे हैं रेसिप्रोकल प्रोनाउन। अब सुनो, रेसिप्रोकल प्रोनाउन का यूज कहाँ होता है? रेसिप्रोकल प्रोनाउन का यूज तब होता है जब हमें किसी दो या दो से ज्यादा, मतलब दो या दो से ज्यादा के बीच में कोई म्यूचुअल रिलेशनशिप बतानी हो, तब हम उसमें किसका यूज करते हैं? रेसिप्रोकल प्रोनाउन का। अब सुनो, अगर ये प्रोनाउन है तो ये किसी नाउन या प्रोनाउन की ही जगह आएगा। अब सुनो, और ये क्या है? अब इसमें मेरे दो तरीके के रेसिप्रोकल प्रोनाउन होते हैं। एक होता है मेरा ईच अदर और एक होता है मेरा वन अनदर। एक होता है मेरा रेसिप्रोकल प्रोनाउन कौन सा? ईच अदर, और एक होता है मेरा वन अनदर। अब सुनो, ईच अदर जो होता है, ईच अदर का यूज होता है जब कभी हमें किसी दो के बीच में, मतलब ईच अदर का यूज मैं बता हूं तो वो होता है दो के बीच में म्यूचुअल रिलेशनशिप। म्यूचुअल रिलेशनशिप मतलब आपस के बीच में जो संबंध की बात करी जाती है, तो उसमें जो बात करी मतलब किसी भी चीज के दो लोगों या दो थिंग्स,
मतलब दो चीज या कोई दो लोगों के बीच में अगर मुझे कोई चीज बतानी हो या उनके बीच में अंडरस्टैंडिंग बतानी हो तो मैं क्या बताऊं, मैं कौन सा प्रोनाउन यूज करूंगा, रेसिप्रोकल प्रोनाउन का, वो भी कौन सा, ईच अदर। वन अनदर जो होता है, वन अनदर का यूज होता है आपका म्यूचुअल रिलेशनशिप दो से ज्यादा में, किसके बीच में, दो से ज्यादा के में। क्लियर हुआ? अब सुनो, ईच अदर दो के लिए, वन अनदर का यूज दो से ज्यादा के लिए। अब मैं बात करता हूं थोड़ी सी ग्रामर और स्पोकन के लिए। बेसिकली है क्या, जो स्पोकन इंग्लिश में क्या हुआ, वन अनदर और ईच अदर इंडिविजुअली एक दूसरे से चेंज हो सकते थे। मतलब जहां ईच अदर आता है वहां वन अनदर का भी यूज कर देते हैं, लेकिन और जहां वन अनदर है वहां ईच अदर का भी यूज कर देते हैं, काय में, स्पोकन इंग्लिश में। लेकिन ये एक यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है, ठीक है, यूनिवर्सली स्पोकन के पॉइंट ऑफ व्यू से तो वो सही है, इसमें ज्यादा बहस करने लायक कुछ है नहीं। लेकिन अगर मैं देखूं ग्रामेटिकली, तो ग्रामेटिकली हमें पता है कि ईच अदर का यूज सिर्फ दो के लिए और वन अनदर का यूज दो से ज्यादा में ही होता है, इस बात का आप ध्यान रखिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अब इनके हम एग्जांपल से डिस्कस करते हैं। देखो क्या लिखा, he was afraid that his knees knocked each other। मतलब क्या, वो डरता है किस बात को लेके कि उसके नीज क्या है, नॉक करेंगे आपस में, नॉक करेंगे आपस में। मतलब क्या, एक दूसरे को क्या करेंगे, नॉक करेंगे, तो एक दूसरे को। इसका मतलब अब बताओ, नीज हर इंसान की कितनी होती है, दो, तो नीज कितनी होती है, टू होती है। तो इसका मतलब दो नीज के बीच में आपस में क्या बताना है, म्यूचुअल रिलेशनशिप। तो इसीलिए फिर हमारा जो कौन सा रेसिप्रोकल प्रोनाउन यूज होगा, वो कौन सा यूज होगा, ईच अदर। क्योंकि आपको पता है नीज कितनी होती है, टू होती है, तो कौन सा यूज होगा फिर, ईच अदर का। समझ में आ गया? क्योंकि हमें पता है ईच अदर का यूज होता है म्यूचुअल रिलेशनशिप बिटवीन टू पीपल और टू थिंग्स। देखो क्या लिखा, राहुल एंड सोहन वर फाइटिंग विथ ईच अदर इन द क्लासरूम। ये लिखा, राहुल और सोहन फाइट कर रहे हैं एक दूसरे से क्लासरूम के अंदर। अच्छा एक बात सोचो, राहुल, क्या सिर्फ राहुल ही सोहन को मार रहा है क्या, कि सोहन चुपचाप खड़ा है, राहुल ही पहले दे रहा है उसको? नहीं, सोहन भी बराबर उसको मार रहा है। तो इसका मतलब ये एक दूसरे के आपस में क्या कर रहे हैं, एक दूसरे से फाइट कर रहे हैं। तो अगर ये फाइट कर रहे हैं तो क्या आएगा, ये देखो क्या आया, ईच अदर। क्या आया, ये ईच अदर। अब एक चीज देखो, ये प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन है, तो ईच अदर क्या हुआ, इस प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट। अब ये ऑब्जेक्ट बना, इसका मतलब या तो ये नाउन होगा, प्रोनाउन होगा। अब ये जो ईच अदर है वो नाउन तो है नहीं, इसका मतलब प्रोनाउन है। और ये जो प्रोनाउन है वो कौन सा प्रोनाउन है, अपना रेसिप्रोकल प्रोनाउन। क्लियर हुआ? देखो अब ये राहुल और सोहन थे कितने लोग, दो लोग, तो दो थे, इसीलिए किसका यूज हुआ, ईच अदर का। किसी को कोई डाउट कि ईच अदर क्यों आया इधर, इधर ईच अदर ही आएगा। जैसे ये देखो, ये क्या लिखी, नॉक्ड, नॉक्ड क्या हुई, वर्ब, तो वर्ब व्हाट या whom, तो क्या मिला मुझे, ईच अदर मिला। तो अगर ईच अदर मिला तो ये तो मेरा नाउन तो है नहीं, मतलब प्रोनाउन है, तो ये प्रोनाउन है, तो कौन सा प्रोनाउन है, रेसिप्रोकल प्रोनाउन। नेक्स्ट देखो क्या लिखा, all the 5 brothers of this family trust each other a lot। मतलब क्या कि ये जो पांचों भाई हैं, मान के चलो ये 5 भाई मैंने बनाए, राहुल, सोहन, मोहन, और बोलो, राहुल, मोहन, सोहन, राम, श्याम, ये 5 लोग हो गए। अब देखो, अगर मैं देखूं ये राहुल को, ये राहुल हो गया, तो राहुल भी इन चारों के ऊपर ट्रस्ट करता है कि नहीं करता, करता है। इसी के बाद मैं बात करूं रोहन की, तो रोहन भी बाकी चारों पे अपना क्या ट्रस्ट करता है। अगर मैं बात करूं सोहन की, तो सोहन भी बाकी 4 से क्या करता है, ट्रस्ट करता है। मैं बात करूं राम की, तो राम भी इन चारों पे ट्रस्ट करता है, बाकी 4 पे अपने आप को छोड़ के चारों पे ट्रस्ट करता है। इसका मतलब अगर मैं देखूं तो ये चारों का जो ये मतलब जो 5 ब्रदर्स है, इन ये आपस में एक दूसरे पर क्या करते हैं, ट्रस्ट करते हैं। मतलब ये देखूं तो ये इससे, ये इससे, ये इससे, ये भी इससे, ये भी इससे, ये भी इससे, ये भी इससे, ये इससे, ये इससे। इसका मतलब ये सब आपस में क्या कर रहे हैं, एक दूसरे के बीच ट्रस्ट करते हैं, एक दूसरे के ऊपर क्या करते हैं, ट्रस्ट करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, ये कितने ब्रदर्स थे, 5 ब्रदर्स थे, मतलब 5 भाई। तो 5 भाई आपस में एक दूसरे पे क्या करते हैं, ट्रस्ट करते हैं। तो इसका मतलब ये ईच अदर तो यूज होता है सिर्फ 2 के लिए, ईच अदर का यूज होता है 2 के लिए, बट हम बात कर रहे हैं 2 से ज्यादा, तो किसका यूज होगा, वन अनदर का।
किसका यूज होगा? वन अनदर का। तो क्या बनेगा? ऑल द 5 ब्रदर्स ऑफ दिस फैमिली ट्रस्ट वन अनदर अ लॉट। क्लियर हुआ? अब ये देखो, ये अगर मैं पार्ट्स ऑफ स्पीच में ब्रेक करने की बात करूं, पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या करूं? ब्रेक करने की बात करूं। ऑल हुआ एडजेक्टिव, कौन सा? क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। 5 ब्रदर्स, ये पूरा क्या बना? ये सब्जेक्ट बना। ऑफ क्या हुआ? प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट। फैमिली क्या हुआ? एक नाउन जो कि एक ऑब्जेक्ट। दिस क्या हुआ? पॉजेसिव डेमोंस्ट्रेटिव एडजेक्टिव। दिस क्या हुआ? दिस क्या हुआ? दिस हुआ डेमोंस्ट्रेटिव एडजेक्टिव, मतलब ये प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट। ट्रस्ट क्या बना? वर्ब बनी। ईच अदर क्या हुआ? ये रेसिप्रोकल प्रोनाउन, मतलब ये भी एक तरीके का ऑब्जेक्ट हुआ। अलॉट, 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 तो मतलब ये ट्रस्ट की डिग्री बढ़ा रहा है, ट्रस्ट को और ज्यादा बात कर रहा है। तो अलॉट क्या है? एडवर्ब ऑफ डिग्री। ये क्या है? एडवर्ब ऑफ डिग्री। ठीक है, क्योंकि ये ट्रस्ट को क्या कर रहा है? उसकी और क्वालिटी बढ़ा रहा है। समझ में आ गया कि नहीं आया? तो इधर क्या आएगा? इधर आएगा ईच अदर, क्योंकि बात हो रही थी राहुल और सोहन के बीच। इधर आएगा वन अनदर, क्यों? क्योंकि ये 5 भाइयों के बीच में बात हो रही है। अब सुनो, स्पोकन में अगर देखता तो राहुल एंड सोहन वर फाइटिंग विद वन अनदर इन द क्लासरूम। ये अगर मैं ग्रामेटिकली देखूं, ग्रामेटिकली तो ये इनकरेक्ट है, लेकिन अगर मैं स्पोकन की तरफ जाऊंगा तो ये बिल्कुल सही होगा। फिर वहां पे बहस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड हो चुका है। लेकिन ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से या कॉम्पिटिटिव एग्जाम को लेते हुए इधर आना चाहिए सिर्फ और सिर्फ ईच अदर, ना ही वन अनदर। क्लियर हुआ? चलिए, तो आपको रेसिप्रोकल प्रोनाउन का यूज समझ में आ गया। ईच अदर का यूज म्यूचुअल रिलेशनशिप बिटवीन टू, and one another is used mutual relationship between more than 2 people or things। दो चीज या दो लोगों के बीच में म्यूचुअल रिलेशनशिप तो ईच अदर, दो से ज्यादा लोग या दो से ज्यादा चीजें तो आप इसका यूज करोगे वन अनदर, ना ही ईच अदर। क्लियर हुआ ये कि नहीं हुआ सबको? चल आगे बढ़ते हैं। आगे हम बात करते हैं इनडेफिनेट प्रोनाउन की। कौन सी? इनडेफिनेट प्रोनाउन। इनडेफिनेट प्रोनाउन होता क्या है? इनडेफिनेट प्रोनाउन इज यूज्ड टू इन अ जनरलाइज्ड मैनर, मतलब एक आम तौर पर जो हमें पता नहीं है, इनडेफिनेट है, मतलब किसी के बारे में नहीं पता किसकी बात करना चाह रहा है, लेकिन ये एक इनडेफिनेट है, मतलब एक जनरलाइज्ड मैनर में। जैसे मैं बोलूं एवरीवन मेक्स अ मिस्टेक, बोलते हैं एक जनरलाइज मैनर है, हर किसी इंसान से गलती है, ऐसा बोलता है हर किसी से गलती होती है। तो एवरीवन मेक्स अ मिस्टेक, तो ये सब जो एवरीवन हुआ वो क्या हुआ? एक इनडेफिनेट प्रोनाउन है। प्रोनाउन है, इसका मतलब ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बनने का काम करेगा। क्लियर हुआ? और ये क्या? एक जनरलाइज मैनर में इनका यूज होता है, एक नॉर्मली। अब सुनो कौन कौन से। एवरीबडी, एनीबडी, समबडी, नोबडी। Everyone, anyone, someone, no one. Everything, anything, something, nothing. All, some, any, both, much, few, one. अब सुनो बात है, इनको अभी असाइड रखो, इनके अलावा ये हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में पढ़ेंगे, इनको हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में पढ़ेंगे, लेकिन ये जो वन है, ये वन को हम अभी यहीं डिस्कस करेंगे। बाकी जो बचा ऑल, सम, एनी, बोथ का भी डिस्कस करेंगे, मच और फ्यू इनका हम बाद में डिस्कस करेंगे, जो हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में पढ़ेंगे। अब सुनो, ये बात हुई एवरीबडी, एनीबडी, समबडी, नोबडी। एवरीवन, एनीवन, समवन, नोवन। एवरीथिंग, एनीथिंग, समथिंग, नथिंग। ये जो 12 मेरे इंडेफिनेट प्रोनाउन लिखे हैं, ये 12, सुनना ध्यान से। ये जो मेरे 12 प्रोनाउन जो मैंने लिखे इंडेफिनेट प्रोनाउन, अब सुनो, ये एक इंडेफिनेट प्रोनाउन है, निश्चित नहीं है किसके बारे में बात हो रही है। ठीक है, अब देखो, ये अगर एज अ सब्जेक्ट के जैसा काम करते हैं, पहली बात तो ये सब्जेक्ट ही बनेगी। ये सब्जेक्ट के अगर जैसा काम करते हैं तो इनके साथ हमेशा कौन सी वर्ब यूज होगी? इनके साथ हमेशा कौन सी वर्ब यूज करेंगे हम? ऑलवेज सिंगुलर वर्ब। ऑलवेज सिंगुलर वर्ब इज यूज्ड विथ ये जितने मैंने 12 प्रोनाउन जो लिख के रखे, ये 12 प्रोनाउन जो लिखे हुए हैं,
इनके साथ आप हमेशा सिंगुलर वर्ब का ही यूज करोगे, ये बात का ध्यान रखना। जैसे मैंने बोला था ना एवरीवन मेक्स, मेक्स बोला मतलब मेक का वर्ब का एस या ईएस फॉर्म क्या होता है, सिंगुलर होता है। तो मैंने क्या बोला, एवरीवन मेक्स अ मिस्टेक। अब देखो बात क्या है, अगर जैसे बात करूं मैं इसको, देखो ये समवन लिखा, समवन लिखा या नो वन लिखा, ये तो अंडरस्टूड है कि सिंगुलर हो रहा है। अब कुछ को ये डाउट आएगा सर ये एवरीवन है, ये क्या है एवरीवन मतलब हर एक। तो एक बात सोचो, बेसिकली ये सुनने में तो लगता है प्लूरल है, होना तो चाहिए प्लूरल, लेकिन ये प्लूरल क्यों नहीं है तो प्लूरल, लेकिन ये बात करता है कैसा, एक एक करके। समझ में आया, मतलब क्या, ये एक एक करके बात करता है, मतलब वन एट अ टाइम, मतलब एक समय में सिर्फ एक की ही बात होगी। जैसे एवरीवन कम्स टू मीट मी, सिर्फ क्या हो मतलब एक एक करके सब मुझसे मिलने आओ। तो एक बात हुई, इसमें बात होती है एवरीवन में कैसे, एक एक करके। एवरीबॉडी भी होती है एक एक करके, समबडी भी सिंगुलर होता है, नोबडी भी सिंगुलर, नो वन, समवन, एवरीवन, एवरीथिंग, एनीथिंग, समथिंग, नथिंग, they all are used in a singular form and they take singular verb with them। समझ में आ गया, इनके साथ आप हमेशा सिंगुलर वर्ब का ही यूज करोगे। सिंगुलर वर्ब आपको पता है कौन कौन सी होती है, या तो वर्ब की एस या ईएस वाली फॉर्म, क्लियर है, या तो इनके साथ अगर हेल्पिंग वर्ब यूज होगी या तो इज होगी या फिर वॉज होगी या फिर हैज होगी। किसी को कोई डाउट है इसमें? या तो वर्ब का एस या ईएस सिंपल प्रेजेंट टेंस में होगा, अगर कंटिन्यूअस टेंस में होगा तो इसका यूज होगा, या तो इसका यूज होगा या फिर वॉज का यूज होगा, और अगर परफेक्ट टेंस है तो किसका यूज होगा, हैज का। कोई दिक्कत है? इनके साथ आप हमेशा सिंगुलर वर्ब का ही यूज करो। इनके साथ अब ये जो वाले बचे, ये एक बोथ को छोड़ के वन और, इनके बारे में हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। समझ में आ गया? चलो नेक्स्ट, ये मैंने लिखा एवरीवन who was present at the time of accident were interrogated by the police। चलिए ब्रेक करें, चलिए करते हैं। एवरीवन क्या बना, सब्जेक्ट, हु क्या हुआ, रिलेटिव प्रोनाउन, was क्या हुआ, हेल्पिंग वर्ब, सॉरी ये was क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब नहीं होगी क्योंकि अब ये मेन वर्ब हो गई, क्योंकि प्रेजेंट क्या है, प्रेजेंट क्या है, ये एक तरीके का आपका इसका ऑब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, सॉरी ये क्या बनेगा, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। एट क्या हुआ, प्रेपोजिशन, टाइम क्या हुआ, इस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट, ऑफ क्या हुआ, प्रेपोजिशन, एक्सीडेंट क्या हुआ, इस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट। ये क्या बोला मैंने, हेल्पिंग वर्ब, मैंने बोल दिया इसको वन, क्योंकि एक तो ये देखो हेल्पिंग वर्ब वन है, इंटेरोगेटेड क्या है, मेन वर्ब फर्स्ट बोल दी, क्योंकि एक बाय क्या हुआ, प्रेपोजिशन, द पुलिस क्या हुआ, द पुलिस हुआ इस वाले प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट। क्लियर हो गया? अब सुनो, everyone who was present at the time of accident, मतलब वो हर एक इंसान जो, वो हर एक पर्सन जो प्रेजेंट था एक्सीडेंट के समय, उनका क्या हुआ, उनको इंटेरोगेटेड करा, इंटेरोगेशन करा किसने, पुलिस ने। बात यही। अब एक बात बताओ, अगर मैं देखूं यहां तक मैं अलग करा, यहां पे लिखा क्या, वर इंटेरोगेटेड बाय द पुलिस, ये देखो वर इंटेरोगेटेड बाय द पुलिस। तो एक बात बताओ, पुलिस ने किसको इंटेरोगेट करा, मतलब जिसको इंटेरोगेट करा होगा वही सब्जेक्ट होगा कि नहीं होगा, जिसको इंटेरोगेट करा होगा वही सब्जेक्ट मेरा होगा कि नहीं होगा, होगा। अब कोई बोलेगा सर इसमें वर्ब है दो, आपने इधर एवरीवन ही एक सब्जेक्ट है, तो भैया ये देखो ये जो रिलेटिव प्रोनाउन है हु, ये भी तो सब्जेक्ट ही है, ये रिलेटिव प्रोनाउन जो हु है वो भी तो सब्जेक्ट है, तो जितनी वर्ब उतने सब्जेक्ट। दो वर्ब थी, वर्ब भी थी, तो ये इंटरोगेटेड बाय वर्ब थी और एक वॉज थी, तो एवरीवन एक सब्जेक्ट, एक सब्जेक्ट वन आया। किसको इंटरोगेट करा, हर एक इंसान। तो ये एक बात बताओ, जो ये एवरीवन है वो सिंगुलर होता है कि प्लूरल होता है? वो कैसा, सुनने में लगता है कि सर ये तो सुनने में तो प्लूरल होना चाहिए, बट है कैसा, सिंगुलर, क्योंकि ये बात करता है वन एट अ टाइम, एक एक करके पुलिस ने इंटरोगेटेड करा, इंटरोगेशन करा होगा ना। तो एवरीवन अपने साथ प्लूरल वर्ब नहीं लेता, क्योंकि ये वर्ब जो यूज हो रहा है, वर इंटरोगेटेड, वो किसके लिए यूज हो रहा है, वो एवरीवन के लिए यूज हो रहा है। तो यहाँ पे वर्ब नहीं आना था, क्या आता, वॉज आता। यहाँ पे वर्ब नहीं आना था, क्या आएगा, वॉज आएगा। तो ये बनेगा क्या,
एवरीवन हु वाज, अब ये देखो भैया, ये देखो ये वाज है, हु क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन, इसके एंटीसीडेंट क्या लिखा, एवरीवन, इसके एंटीसीडेंट क्या लिखा, एवरीवन। तो रिलेटिव प्रोनाउन के पहले जो एंटीसीडेंट होता है उसी के अकॉर्डिंग वर्ब होती है, तो क्या आएगा, वाज आएगा। तो क्या आएगा, वाज आएगा। कोई दिक्कत है? जब वाज आया था, वाज प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ एक्सीडेंट, तो ये क्या आना था, वर इंटरोगेटेड नहीं होगा, ये होगा वाज इंटरोगेटेड। क्लियर हुआ इस डाउट को? किसी को कोई दिक्कत? चलो मुझे ये वाला बताओ सब लोग, इससे रिलेटेड मैं आपको बताना चाहता हूं। One must avail himself of the opportunity that come in his life. बोलो फटाफट इस सेंटेंस को करेक्ट करो, गलती एक जगह नहीं है, दो तीन जगह है, बताओ। करेक्ट। अब देखो, क्योंकि ये वन क्या है, ये वन एक तरीके का मेरा सब्जेक्ट जैसा एक्ट हो रहा है। मस्ट क्या हुआ, मस्ट हुई हेल्पिंग और मॉडल है, अवेल क्या हुई, मेन वर्ब हुई, हिमसेल्फ क्या हुआ, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ये क्या हुआ, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्यों है, क्योंकि भैया इसको ऑब्जेक्ट के जैसा काम कर रही, वर्ब के ऑब्जेक्ट के जैसा। ऑफ क्या हुआ, अपॉर्चुनिटीज क्या हुआ, ये नाउन है मतलब प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट। डेट क्या हुआ, डेट हुआ आपका रिलेटिव प्रोनाउन। कम क्या हुआ, कम हुई फर्स्ट वर्ब मैंने बोल दी। एन क्या हुआ, प्रेपोजिशन। लाइफ क्या हुई, नाउन हुआ, मतलब अगर मैं लाइफ इधर ही लिखूं, ठीक है, लाइफ इधर लिखा, ठीक है, ये लाइफ इधर से छोड़ो, अब ये लाइफ हो गई, ये तो हो गया आपका नाउन, मतलब इस हिस का। हिस क्या हुआ, पॉजेसिव एडजेक्टिव। अब मेरी बात सुनना हमेशा, एक बात मैं आपको बोलना चाहता हूं, अगर किसी भी सेंटेंस का आपका वन ही कौन बन जाए, सब्जेक्ट। अगर किसी सेंटेंस का वन ही क्या हो, सब्जेक्ट, तो फिर सुनो, अगर किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट ही कौन हो, वन, कौन हो, वन, तो फिर जो आपका मैं बोलूं कौन सा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, पॉजेसिव एडजेक्टिव, ये जिसका भी होगा वो वन के अकॉर्डिंग ही होगा। समझ में आया? मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर किसी भी सेंटेंस का मेरा सब्जेक्ट ही हो वन, तो उसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वन के अकॉर्डिंग ही होगा। भैया एक बात बताओ, ये क्या लिखा, हिमसेल्फ। हिमसेल्फ किसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है, ये तो ही का होता है। तो भैया सब्जेक्ट तो वन था, तो ये हिमसेल्फ क्यों आया, हिमसेल्फ आना नहीं चाहिए, इसका मतलब ये वन के अकॉर्डिंग आना चाहिए। तो ये वन के अकॉर्डिंग इधर क्या आएगा, ये वन के अकॉर्डिंग इधर हिमसेल्फ नहीं आएगा, इधर क्या आएगा, वन सेल्फ। क्या आएगा, वन सेल्फ। ठीक है, क्योंकि मेरा वन ही तो क्या था, सब्जेक्ट था। तो क्या बनेगा, वन मस्ट अवेल वन सेल्फ ऑफ द अपॉर्चुनिटी दैट कम इन हिज लाइफ। अब ये देखो, ये हिज की बात कर रहा है उसकी लाइफ में, भैया किसी और की लाइफ की तो बात नहीं कर रहा ना। अवेल का मतलब पता है, लाभ उठाना, लाभान्वित करना, किसका, किससे लाभ उठाना, अपॉर्चुनिटी से। मतलब ये कहना चाह रहा है कि हर एक को अपने आप को लाभान्वित मतलब लाभ पहुंचाना चाहिए अपॉर्चुनिटीज का, जो भी उसकी लाइफ में आती हैं, जो भी उसकी लाइफ में आती है। बात ये है। तो एक बात बताओ, ये कोई उसकी लाइफ में आती मतलब वन की लाइफ में आनी चाहिए ना। तो इधर के दूसरे की लाइफ से अपॉर्चुनिटी आई तो उससे मैं थोड़ी ना अवेल कर पाऊंगा। इसका मतलब ये हिज नहीं आना चाहिए, इधर क्या आएगा, पॉजेसिव एडजेक्टिव, हिज नहीं आएगा। पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या आएगा इसका, वंस। क्या होगा, वन अपॉस्ट्रोफ एस। तो क्या बनेगा, वन मस्ट अवेल, क्या बनेगा, वन मस्ट अवेल वन सेल्फ ऑफ द अपॉर्चुनिटीज दैट कम इन हिज, नहीं होगा, इधर क्या बनेगा, वंस लाइफ। क्या बनेगा, वंस लाइफ। जैसे बोलते हैं ना, वन शुड रिस्पेक्ट वंस पेरेंट। सॉरी, वन शुड रिस्पेक्ट वंस पेरेंट्स। जैसे ही शुड रिस्पेक्ट हिज पेरेंट्स होता, फिर हिज आता।
अगर होता शी तो क्या होता, शी शुड रिस्पेक्ट हर पेरेंट्स होता फिर। लेकिन अब अगर मेरा उधर ही सब्जेक्ट था तो इसीलिए क्या आया, हिज आया। अगर शी सब्जेक्ट था तो क्या आएगा, अगर शी सब्जेक्ट होता तो पॉजिटिव एडजेक्टिव क्या आया फिर, हर आया। लेकिन अब मैंने बोला वन शुड रिस्पेक्ट वंस पेरेंट्स, मतलब क्या, अब वन सब्जेक्ट हो गया तो पॉजिटिव एडजेक्टिव क्या यूज होगा फिर, वंस का। चलो इसको और एक चीज में देख, नोटिस करो, ठीक है, देखना ध्यान से। अब देखो ये वन मैंने लिखा, अगर वन आपका कर रहा है काम कैसा, सब्जेक्ट के जैसा, कैसा काम कर रहा है, सब्जेक्ट के जैसा, तो सुनना, इसका जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनेगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या बनेगा इसका, वन सेल्फ। किसी को कोई दिक्कत? अब और सुनो, पॉजेसिव एडजेक्टिव, मैं बात कर रहा हूं किसकी, पॉजेसिव एडजेक्टिव। पॉजेसिव एडजेक्टिव सुनना, जो ये होता है वो किसके यूज होता है, नाउन के पहले। बात हो चुकी है इसकी कि जो पॉजेसिव एडजेक्टिव का यूज होता है वो किससे पहले होता है, पॉजेसिव एडजेक्टिव का यूज किसके पहले होता है, नाउन का। और वन का जो पॉजेसिव एडजेक्टिव होता है वो क्या होता है, वंस। क्या होता है, वन अपोस्ट्रोफ एस। क्लियर हो गया, समझ में आ गया भैया। ये पॉजेसिव एडजेक्टिव, ये जो वंस होता है ना, ये वंस, वंस प्लस नाउन होता है, ये बात को ध्यान रखो। क्या होता है, वन अपोस्ट्रोफ एस नाउन के पहले यूज होता है। अभी लिखा था ना वंस लाइफ, वन शुड रिस्पेक्ट वंस पेरेंट्स। जैसे ये देखो मैंने बोल दिया सेंटेंस, वन शुड रिस्पेक्ट वंस, किसके पेरेंट्स को, अपने पेरेंट्स को। तो इसका मतलब ये क्या बनेगा, पेरेंट्स। तो पेरेंट्स मेरा नाउन है, तो ये वन अपोस्ट्रोफ एस, ये क्या है, यही तो है पॉजेसिव एडजेक्टिव ही तो। क्लियर हुआ। वन सेल्फ क्या होता, वो अगर मेरे को रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की यूज चाहिए, अगर मुझे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन चाहिए तो मेरा क्या यूज होगा, वन सेल्फ। क्लियर हुआ। चलो देखो, और ये जो वन होता है, सुनना अब बात सुनना इसकी, ये जो वन होता है वो होता है कैसा, सिंगुलर। अगर मेरा ये वन सब्जेक्ट जैसा काम करता है तो ये कैसा होता है, सिंगुलर होता है। ठीक है, अभी इसीलिए तो बोलते हैं अपन क्या, जैसे अपन ने एवरी वन देखा था, वो भी तो एक वन ही था। एवरी वन मेक्स बोला था तो सिंगुलर, तो इसका मतलब ये कैसा होता है, सिंगुलर होता है। कौन, वन। वन हमेशा सिंगुलर ही होता है, तो अपने साथ वर्ब भी कैसा लेगा, सिंगुलर वर्ब। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वन, सेल्फ पॉजेसिव एडजेक्टिव वंस। और वन से ध्यान से सुनना क्या होता है, वन अपोस्ट्रोफ एस, वन अपोस्ट्रोफ एस। अब सुनो, इसी वन का अगर मैं प्लूरल बनाऊं, ये नोट कर लिया आपने, चलो थोड़ा सा जल्दी से नोट करो इसको, फिर आगे और बताना है। चलो नेक्स्ट पेज पे बता देते हैं। वन होता है सिंगुलर। अब वन का प्लूरल देखो क्या होता है, इसका प्लूरल, इसका जो प्लूरल होता है वो होता है वंस, ये बिना अपोस्ट्रोफ एस का। क्योंकि अगर ये ऐसा है बोल दिया आपने वंस, ये ऐसा, तो फिर ये बनता है आपका क्या, तो ये बनेगा आपका पॉजेसिव एडजेक्टिव। पॉजेसिव एडजेक्टिव मतलब ये नाउन के पहले यूज होगा, क्योंकि ये पोजीशन को डिनोट करता है। ये किसको डिनोट करता है, पोजीशन के लिए। समझ में आ गया। चलो देखते हैं आगे। क्लियर हो गया ये चीज, किसी को कोई डाउट? चलो, तो वन का प्लूरल होता है वंस, वन होता है सिंगुलर, वंस होता है प्लूरल, वंस होता है पॉजेसिव एडजेक्टिव। अब इसी से फिर आगे और डिस्कस करें। ये आपके सामने एक सेंटेंस लिखा, मुझे एक बात बताओ, और एक चीज और, प्रोनाउन का यूज कब होता है? प्रोनाउन का यूज, प्रोनाउन आर यूज्ड टू अवॉइड द रिपीटेशन ऑफ द नाउन, यही कहते हैं अपन। प्रोनाउन का यूज कब होता है? प्रोनाउन का यूज तब होता है जब हमें किसी नाउन के रिपीटेशन से क्या हो, बचना हो। ठीक है, चलो अवॉइड करना। बोलो क्या होगा इसका, ही
ही क्या हुआ, सब्जेक्ट, बॉट क्या हुई, वर्ब। क्या लिखी, 5 ओल्ड कार्स। तो ये एक बात बताओ, ये क्या लिखी, कार्स लिखी, ये क्या लिखी, कार्स लिखी। 5 ये क्या न्यूमरल एडजेक्टिव है, ये क्या है, न्यूमरल एडजेक्टिव है। ओल्ड क्या है, ये भी एक एडजेक्टिव है। तो ये पूरा क्या बना, इस वर्ब का ऑब्जेक्ट। बॉट व्हाट, बॉट व्हाट, 5 ओल्ड कार्स खरीदी। अब सुनो, ये कंजंक्शन एंड है। फिर एक देखो, ये क्या लिखा, न्यू। अब एक चीज देखो, ये क्या लिखी, ये तो वंस लिख दी भैया। He bought 5 old cars and a new ones। भैया ये जो वंस लिखा वो होता है पजेसिव एडजेक्टिव। क्या होता है, पजेसिव एडजेक्टिव होता है ये 1 अपॉस्ट्रोफ एस। बल्कि वो ये कहना चाह रहा है कि उसने 5 पुरानी कार खरीदी और 1 नई खरीदी, यही कहना चाह रहा है। उसने 5 कार पुरानी खरीदी और 1 कार क्या खरीदी, नई खरीदी। क्योंकि ये देखो, ये क्या लगा है, आर्टिकल अ। इसका मतलब ये जो न्यू क्या था, न्यू 1 खरीदी ना, क्योंकि 1 कार को बात करना चाह रहा है और रिपीटेशन से बचना है। तो इसका मतलब किसी सिंगुलर के, मुझे नाउन के रिपीटेशन से बचाना है। देखो कार्स, ये कार्स थी ना, तो कार्स थी, लेकिन 1 कार क्या थी, मेरी नई थी। तो ये तो पजेसिव एडजेक्टिव है भैया, ये तो पजेसिव एडजेक्टिव है। बात कर रहा है वो किसकी, 1 कार की। तो 1 कार कौन सी होगी, वो 1 होगी। तो बनेगा क्या, ये वंस नहीं आएगा, क्योंकि ये तो पोजीशन को डिनोट करता है। वो पोजीशन को डिनोट करता है, तो फिर मुझे पोजीशन इधर चाहिए ही नहीं। बनेगा क्या, he bought 5 old cars and a new one। सिंपल इतना बोल दिया, and a new one। मतलब ही उससे डिफाइन हो गया क्या, आइडेंटिफाई हो गया क्या, कि भैया उसने 5 कार पुरानी और 1 कार नई खरीदी। नेक्स्ट सेंटेंस जल्दी से बताओ क्या होगा नेक्स्ट सेंटेंस में। One should keep his promise if one wants respect from both friends and enemy। One should keep his promise if one wants, देखो ये one था, if क्या है, कंजंक्शन है। one क्या सिंगुलर होता तो देखो क्या लगा, wants ही तो लिखा। If one wants respect from both friends and enemies। ये देखो सब्जेक्ट कौन बना, सब्जेक्ट बना 1। तो मैंने आपको बात बताई है कि अगर मेरा सब्जेक्टिव 1 हो, अगर मेरा सब्जेक्टिव 1 हो, तो पॉजिटिव एडजेक्टिव भी किसका होगा, 1 का ही होगा। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भी किसका होगा, 1 का ही होगा। तो इधर ये हिज आएगा क्या, इधर हिज नहीं आएगा। फिर क्या, ये प्रॉमिस क्या होता है, नाउन होता है। तो क्या बनेगा इधर, 1 अपॉस्ट्रोफ एस, वंस। समझ में आया। तो क्या बनेगा, वन शुड कीप वंस प्रॉमिस इफ वन वांट्स रिस्पेक्ट फ्रॉम बोथ फ्रेंड्स एंड एनिमीज। समझ में आ गया आपको। ये इनडेफिनिट प्रोनाउन से रिलेटेड जो एरर होते हैं वो 1 पे डिपेंड ज्यादा आते हैं, 1 से रिलेटेड ज्यादा आते हैं। ठीक है, बाकी एवरीथिंग, नथिंग, समबडी, नोबडी, एनीबडी, समवन, नो वन, एनीवन, एवरीवन, ये जो होते हैं इनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब यूज होती है। बाकी जो हमने उसमें से था, हमने 1 को भी डिस्कस कर लिया। ठीक है, बोथ की कहानी, बोथ भी हम डिस्कस करेंगे। बाकी जितने बचते हैं वो हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में देखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हमारा हो गया कौन सा प्रोनाउन, ये हमने कौन सा प्रोनाउन डिस्कस कर लिया, इनडेफिनेट प्रोनाउन। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट पे, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। कौन सा प्रोनाउन, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन का यूज किस लिए होता है, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन आर दोज प्रोनाउन व्हिच आर यूज्ड फॉर आस्किंग क्वेश्चन। मतलब क्या, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन का यूज तब होता है जब हमें कोई क्वेश्चनिंग करनी हो। मतलब क्वेश्चनिंग करनी है, मतलब मुझे क्वेश्चन करने के लिए यूज होता है किसका, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन का। अब इंटेरोगेटिव प्रोनाउन सुनो कौन कौन से होते हैं। अब मैं रिलेटिव प्रोनाउन मत जाना, रिलेटिव प्रोनाउन तो कंजंक्शन जैसा काम होता है, और जो ये इंटेरोगेटिव प्रोनाउन होते हैं ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बनने का काम करते हैं। बेसिकली सब्जेक्ट बनने का ही काम करेंगे, पहली चीज। एक और चीज, और जो इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है आपके, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, इनका जो यूज होता है हमेशा क्वेश्चनिंग के लिए यूज होता है, हमेशा जवाब वगैरह करने के लिए। ठीक है, अब सुनो कौन कौन से इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है।
हु, ये देखो कॉन्सेप्ट हु, हुम, हुज और विच, ये चार ही मेरे क्या होते हैं इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। अब रिलेटिव प्रोनाउन और इंटेरोगेटिव प्रोनाउन में कंफ्यूज मत होना। रिलेटिव प्रोनाउन का काम होता है कंजंक्शन को मतलब कंजंक्शन बनना, किसी दो क्लॉजेस को जोड़ना, लेकिन इंटेरोगेटिव प्रोनाउन का काम है, इनका यूज होता है क्वेश्चनिंग वगैरह करने के लिए। समझ में आ गया? मतलब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ही बनेंगे ना। चलो अब देखो हु का यूज, अब देखो हु का जो यूज होता है, हु का जो यूज होता है वो यूज होता है सब्जेक्ट के लिए। मतलब अगर कोई वर्ब है, सुनना ध्यान से, अगर कोई वर्ब है, अगर कोई वर्ब है, अगर मुझे वर्ब का सब्जेक्ट चाहिए, हु का यूज होता है सब्जेक्ट के जैसा, ये भी हम बात कर चुके हैं। हुम का यूज होता है किसके लिए? हुम का यूज होता है ऑब्जेक्ट के लिए। मतलब अगर मुझे वर्ब का सब्जेक्ट चाहिए तो मैं यूज करूंगा हु का, अगर वर्ब का मुझे ऑब्जेक्ट चाहिए तो मैं यूज करूंगा हुम का। अब सुनो, हुज का जो यूज होता है वो यूज होता है पोजीशन के लिए। किसके लिए? मतलब किसका अधिकार है, किसका पोजीशन है। जैसे बोलते हुज कार इज दिस, ये कार किसकी है, तो इसका मतलब मुझे इस कार का क्या बताना है, मालिक बताना है। मतलब ये पोजीशन के लिए बोलूं या फिर मैं बोलूं टू डिटरमाइन द ओनर, मतलब क्या कि मुझे इसका ओनर को आइडेंटिफाई करना है, मालिक को पता करना है, तो किसका यूज होगा? हुज का। अब सुनो विच का, सुनो कहानी। विच का यूज होता है नॉन लिविंग थिंग्स के लिए। विच का यूज होता है नॉन लिविंग थिंग्स के लिए, साथ ही साथ एनिमल्स के लिए। समझ में आ गया? देखो हु का यूज होता है वर्ब का सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करना, हुम का यूज होता है वर्ब का ऑब्जेक्ट पता करना, हुज का यूज होता है ओनर का पता करना, विच का यूज होता है नॉन लिविंग थिंग्स के लिए। अभी विच को मैं बहुत डिटेल में बताऊंगा, विच का यूज लिविंग के लिए भी होता है, लेकिन वो कैसे वो बताएंगे। अभी हु का यूज देखो। चलो अब एक और चीज सुन लो इसी में, ये जो हु होता है, हु, हुम और हुज, ये हमेशा यूज होते हैं किसके लिए? ह्यूमन बीइंग्स के लिए। हु, हुम, हुज, वो हमेशा कौन होंगे? ह्यूमन बीइंग्स ही होंगे। ध्यान रखना, हु का यूज भी ह्यूमन के लिए, हुम का भी ह्यूमन के लिए, हुज का भी ह्यूमन बीइंग के लिए। क्लियर हुआ ये डाउट? किसी को कोई दिक्कत? और विच का यूज होता है नॉन लिविंग थिंग के लिए। विच का यूज किसके लिए होता है? नॉन लिविंग थिंग्स के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। Who is playing in the garden? Who is playing in the garden? अब देखो भैया ये क्या हो रहा है? ये वर्ब हो रही है playing, ये playing वर्ब हो रही। भैया ये playing कर कौन रहा है? ये playing कर कौन रहा है? नहीं पता चल रहा। इसका मतलब कौन खेल रहा है, तो इसका मतलब मुझे इस वर्ब का क्या ढूंढना है? सब्जेक्ट ढूंढना है। तो अगर मुझे इस वर्ब का सब्जेक्ट ढूंढना है तो मैं किसका यूज करूंगा? फिर इंटरोगेटिव प्रोनाउन का। और देखो ये क्या है? क्वेश्चन मार्क है, इंटरोगेशन है। हु इज प्लेइंग इन द गार्डन। नेक्स्ट ये देखो, whom have you invited for the party? अब देखना बात समझ में आ गया इतना चीज? अब सुनो, यू क्या हुआ? यू हुआ सब्जेक्ट। भाई ये इनवाइट वर्ब हो रही है ना। देखो हमने बोला था कि किसी भी सेंटेंस को क्या करो? ब्रेक करके देखो, उसका सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट पहचानो। ये क्या हुई? इनवाइट करी गई, तो इनवाइट किसने करा? यू ने करा ना। ये क्या लिखा? हेल्पिंग वर्ब। ये क्या लिखा? हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। फॉर क्या हुआ? प्रेपोजिशन। द पार्टी क्या हुआ? इस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट। अब देखो अगर मैं बोलता हैव यू इनवाइटेड फॉर द पार्टी, क्या तुमने इनवाइट करा पार्टी के लिए? अरे किसको किया? इसका मतलब ये जो इनवाइटेड था, ये जो इनवाइटेड था, ये इनवाइटेड था, तो इस इनवाइटेड का सब्जेक्ट तो पता है कौन? ये इनवाइट किसने करा? यू ने करा। लेकिन इस इनवाइट का मुझे ऑब्जेक्ट नहीं पता। इस इनवाइट का मुझे ऑब्जेक्ट नहीं पता। और अगर मुझे ऑब्जेक्ट नहीं पता, इसका मतलब ये कौन है? फिर यही तो ऑब्जेक्ट है। ये क्या हुआ? हुम।
मतलब हु होता है सब्जेक्टिव केस, हुम होता है ऑब्जेक्टिव केस। इनवाइटेड का मुझे ऑब्जेक्टिव केस चाहिए था, इनवाइट किसको करा, हुम, मतलब मेरे को ऑब्जेक्ट चाहिए, तो किसका यूज होगा, हुम का, क्योंकि इनवाइट किसको किया है, इसीलिए ऑब्जेक्ट चाहिए इनवाइटेड का, तो मैंने किसका यूज करा, हुम का। चलो समझ में आ गया, क्लियर हुआ। चलो नेक्स्ट, आगे देखो, whose book is this, whose book is this, ये बुक किसकी है, इसका मतलब मुझे इससे क्या आइडेंटिफाई करना है, ओनर का पर आइडेंटिफाई करना है। तो अगर मुझे ओनर का आइडेंटिफाई करना है तो मैं किसका यूज करूंगा, whose का। अब एक बात बताओ, जो बुक का ओनर होगा भैया वो ह्यूमन ही होगा, जिसको इनवाइट करा जाएगा वो भी एक ह्यूमन ही होगा, जो खेल रहा होगा वो भी कौन होगा, एक ह्यूमन ही होगा। तो हु, हुम, हुज ये किसके लिए यूज होते हैं, ये यूज होते हैं हमेशा ह्यूमन बींग्स के लिए। समझ में आ गया। आगे देखो, अब एक रूल देखना, अगर मेरा प्रेपोजिशन, आपको एक बात बताओ, ये देखो ये प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन के बाद जो भी आपका नाउन या प्रोनाउन आता है वो हमेशा कौन सा केस कहलाता है, ऑब्जेक्ट। अगर मैं बोलूं ये ऑब्जेक्ट है, सुनो ये प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन के बाद अगर मुझे प्रोनाउन का यूज करना है, नाउन ऑब्जेक्ट मतलब जो प्रोनाउन होता है सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों बन सकता है, लेकिन अगर प्रेपोजिशन है तो वो डेफिनेटली कौन होगा, ऑब्जेक्ट, और अगर ऑब्जेक्ट है तो कौन होगा, प्रोनाउन। कोई दिक्कत। अब सुनो, प्रेपोजिशन के बाद अगर मुझे प्रोनाउन लगाना है, समझ में आया, और इंटेरोगेटिव वाला लगाना है तो सिर्फ और सिर्फ कौन लगेगा, हुम। प्रेपोजिशन के बाद हमेशा किसका यूज होगा, हुम का यूज होगा। जब भी इंटेरोगेशन की बात होगी, क्वेश्चनिंग की बात होगी, तो हुम का यूज होगा, ना कि हु का यूज होगा। प्रेपोजिशन प्लस, मतलब प्रेपोजिशन के जस्ट बाद हु नहीं आ सकता, प्रेपोजिशन के बाद हु नहीं आएगा, प्रेपोजिशन के बाद कौन आएगा, हुम। देखो क्या लिखा, जैसे अपन बोलते हैं ना, बाय हिम, बाय हर, बाय देम, इस तरीके से। तो देखो, बाय हुम वाज द रामायण रिटन, क्या लिखी गई, ये वर्ब हुई, ये क्या हुई, वर्ब हुई। इस वर्ब का मुझे क्या आइडेंटिफाई करना है, सब्जेक्ट। तो इसका मतलब किसका यूज करूंगा भैया, ये बाय, मतलब बाय प्रेपोजिशन आएगा। तो बाय अगर प्रेपोजिशन है तो फिर मुझे ऑब्जेक्टिव केस आएगा प्रेपोजिशन के बाद, तो ऑब्जेक्टिव केस आएगा तो हु का हु होता है सब्जेक्टिव केस, तो हु का ऑब्जेक्टिव केस कौन होगा, हुम। तो फिर क्या आएगा, बाय हुम। अब सुनो बात भैया, ये जो रिटन है, रिटन है, ये रिटन किसने करी, ये रिटन किसने करी, मुझे बेसिकली इसका सब्जेक्ट ही तो आइडेंटिफाई करना है। लिखी क्या गई, वो तो रामायण लिखी गई, वो तो कोई दिक्कत नहीं, वो तो ऑब्जेक्ट था, रिटन का ऑब्जेक्ट था, रिटन व्हाट, रामायण। लेकिन मुझे चाहिए इस रिटन का सब्जेक्ट। लेकिन बात क्या है, ये पैसिव वॉइस में है, तो ये किस में जाएगा अपना, बाय हुम, किसके द्वारा, मतलब प्रेपोजिशन लगेगा बाय हुम। अब अगर सुनो, ये बाय प्रेपोजिशन, ये बाय प्रेपोजिशन अगर इस वर्ब के साथ चली जाए, अगर मैं बोलूं ये बाय प्रेपोजिशन उठ के इसके रिटन के बाद लग जाए, कोई दिक्कत, ये रिटन, क्योंकि रिटन एक ऐसी वर्ब है जो अपने साथ प्रेपोजिशन बाय भी ले सकते हैं, रिटन बाय समवन। तो एक बार बताओ, ये बाय उठ के चला गया, अब भैया मुझे रिटन का सब्जेक्ट चाहिए, तो रिटन का सब्जेक्ट कौन होगा फिर, हु। तो क्या बनेगा, हु वाज द रामायण रिटन बाय, ये भी कहना सही है, क्योंकि भैया अब प्रेपोजिशन उठ के क्या चला गया, रिटन के साथ चला गया, हु से तो हट गया। और इंटेरोगेटिव प्रोनाउन था, तो इंटेरोगेटिव प्रोनाउन तो भैया WH वाले जितने, हु, whom, whose और which, इनका जो यूज होता है वो सब्जेक्ट के जैसा काम करते हैं, जैसे काम करते हैं सेंटेंस में सब्जेक्ट बनने का काम। लेकिन ये प्रेपोजिशन उठ के पहले चला गया तो बाय हुम हो गया, और अगर प्रेपोजिशन उठ के वर्ब के बाद आ गया तो क्या हो जाएगा, फिर ये हु हो जाएगा। तो हु वाज द रामायण रिटन बाय, मतलब ये है कि किसके द्वारा रामायण लिखी गई। क्लियर हुआ ये। तो ये था आपका इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। अब हमारे इंटेरोगेटिव प्रोनाउन पूरा कंप्लीट, इंटेरोगेटिव क्या पूरा प्रोनाउन ही कंप्लीट हो चुका है। चलिए अब अभी नहीं हुआ, अभी एक और बचता है, हमने जिसकी बात करी थी, जिसकी विच। अब ध्यान से सुनना, विच का यूज काय काय के लिए होता है। विच का यूज होता है नॉन लिविंग थिंग्स के लिए। बेसिकली ज्यादातर विच का यूज किसके लिए होता है, नॉन लिविंग थिंग्स के लिए।
लेकिन विच का जो यूज होता है, विच का जो यूज होता है वो लिविंग के लिए भी हो सकता है, लिविंग थिंग के साथ भी यूज हो सकता है, लेकिन कब? चलो इसको यहाँ नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। हम बात कर रहे हैं इंटेरोगेटिव प्रोनाउन किसकी? विच की। विच का यूज देखो किस किस के लिए, नॉन लिविंग थिंग्स के लिए, साथ ही साथ हम बोल रहे हैं विच का यूज लिविंग थिंग्स के लिए भी होता है। लिविंग थिंग्स के लिए और क्या क्या होता है? हु का होता है, हुम का होता है और हुज होता है, ये लिविंग के लिए और लिविंग थिंग्स। अब देखो, लेकिन अगर मैं विच का यूज लिविंग थिंग्स के लिए मेरे को यूज करना है, लेकिन ये लिविंग थिंग्स के साथ तभी, सॉरी लिविंग थिंग्स बोल लो, ह्यूमन बीइंग्स, ह्यूमन बीइंग्स के लिए, मतलब विच का यूज अगर मेरे को ह्यूमन बीइंग्स के साथ तभी बात होगी जब बात हो किसकी? सिलेक्शन की। जब बात होगी किसकी? सिलेक्शन की। मतलब अगर मुझे चूज करने की बात होगी तब मैं विच, मतलब ह्यूमन बीइंग्स के लिए विच का यूज कर सकता हूं जब बात होगी सिलेक्शन के लिए। जैसे अगर मैं बोल रहा हूं हु इज प्लेइंग, तो यहां पे मुझे क्या हु का यूज क्यों करा? वहां पे मैंने विच इज प्लेइंग नहीं लिखा, वो मैंने इसीलिए लिखा क्योंकि हु इज प्लेइंग कौन खेल रहा है, क्योंकि वहां पे मैं बात करना चाह रहा हूं किसी ह्यूमन बीइंग की बात कर रहा हूं, तो वो लिविंग था। लेकिन उस सेंटेंस में या उस इंटेरोगेटिव सेंटेंस में सिलेक्शन का सेंस नहीं आ रहा कि चुनाव करने की बात नहीं हो रही। तो अगर चुनाव करने की बात नहीं हो रही मतलब सिलेक्शन नहीं हो रहा, इसीलिए अपन ने उधर विच का यूज नहीं करा। क्लियर हुआ? चलो देखते हैं, इस सेंटेंस में देखते हैं, Which of the 5 boys has broken the window? अब देखो यहाँ पे अभी ये तो छोड़ो, ये इसको विच है, ये इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है, सॉरी फुल स्टॉप नहीं है, क्वेश्चन मार्क, ठीक है, ये विच है। अब मान के चलो हु भी हो सकता था, हु ऑफ द 5 बॉयज हैज ब्रोकन द विंडो। ऑफ क्या हुआ? प्रेपोजिशन, द 5 बॉयज क्या हुआ? देखो 5 हुआ न्यूमरल एडजेक्टिव, बॉयज क्या हुआ? ये प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट हुआ, ये बॉयज नाउन हो गया, प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट बन गया। हैज क्या हुई? हेल्पिंग वर्ब हुई। ब्रोकन क्या हुई? मेन वर्ब हुई। ब्रोकन व्हाट? विंडो, तो ये इस प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट हो गया। अब सुनो, आपको बताया था क्या कि ऑफ का जो यूज होता है वो कैसे होता है? वो यूज होता है दो तरीके से, या तो पोजीशन के लिए या फिर सिलेक्शन के लिए। जैसे मैं बोलूं द मार्क्स ऑफ राम, द कार ऑफ राम, या मैं बोलूं द मार्क्स ऑफ राम, इसका मतलब वो पोजीशन की बात कर रहा है। और सिलेक्शन बात करना है, जैसे मैं बोलूं सचिन इज वन ऑफ द बैट्समैन, तो मतलब सचिन उन बैट्समैन में से एक है, तो इसका मतलब वहां बात हो रही है किसकी? सिलेक्शन की। तो ऑफ का यूज दो का जैसा यूज हो गया। इसका मतलब मैं यही तो बोलना चाह रहा हूं कि भैया वो ऐसा उनमें से 5 बॉयज में से, मतलब 5 लड़कों में से ऐसा कौन सा लड़का है जिसने क्या करी? विंडो को ब्रेक करा, वही तो पहचानना है। अरे 5 लड़के क्रिकेट खेल रहा, किसी ने शॉट मारा, किसी की खिड़की टूट गई, तो इसका मतलब वो आंटियां ही पूछ रही हैं कि तुम 5 में से वो कौन है जिसने विंडो तोड़ी? तो इसका मतलब 5 में से एक बात बताओ, किसी एक को ही तो ढूंढना है ना, एक ही को ढूंढना है ना, तो 5 में से किसी एक को ढूंढना है। इसका मतलब एक बात बताओ, सिलेक्शन की बात हो रही है, तो सिलेक्शन की बात हो रही है, 5 के बीच में, ह्यूमन बीइंग्स के बीच में सिलेक्शन हो रहा है, इसीलिए किसका यूज होगा? फिर विच का यूज सही है। हु का यूज नहीं करेंगे क्योंकि अब यहाँ पे सिलेक्शन की बात हो रही है। हु इज योर ब्रदर इन द क्राउड? भैया तुम्हारा इस क्राउड में से तुम्हारा भाई कौन है? तो एक बार बताओ कि पूरी क्राउड है, पूरी भीड़ है, तो भीड़ में से तुम्हें अपने भाई को क्या करना है? चूज करना है। हु इज योर ब्रदर इन द क्राउड, ये सेंटेंस सही है कि गलत है? ये सेंटेंस पूरी तरीके से क्या है? रॉन्ग है। भैया तुम्हें क्राउड है ना, भीड़ में से अपने भाई को क्या करना है? चुनना है, मतलब क्या करना है? सिलेक्शन करोगे ना, तो सिलेक्शन करोगे तो फिर हु का यूज नहीं होगा, किसका यूज होगा? क्लियर हो गया? भैया विच आएगा इधर, हु नहीं आएगा, ठीक है? क्यों? क्योंकि बात हो रही है भैया सिलेक्शन की। भाई क्राउड में से सेंटेंस का लॉजिक पकड़ो ना,
कि भैया तुम्हें इस पूरी भीड़ में से तुम अपने भाई को क्या करना पड़ेगा भाई, सेलेक्ट करोगे कि हर किसी को उठा के अपना भाई बता दोगे? नहीं, भीड़ में से तुम सेलेक्ट करोगे अपने भाई को, तभी तो तुम उसमें सिलेक्शन की बात होगी। तो ह्यूमन बींग्स के बीच में जब भी सिलेक्शन की बात होगी तो किसका यूज होगा? विच का। और यहाँ हमारा प्रोनाउन का ये एक आखिरी है, इसको आप मेरे को नेक्स्ट क्लास में आंसर बताइएगा इसका, कि दिस इज द रोड whose inauguration was done by the president। मुझे इसका बताना कि क्या आंसर होने वाला है, कि ये करेक्ट है कि ठीक है इनकरेक्ट है, इसका मुझे आंसर दीजिएगा। चलिए आज का सेशन अपन यहीं खत्म करते हैं। चलिए, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।